इवनिंग फ्रेंड्स। बहुत टाइम से आप लोगों को इंतजार था कि सर टाइम ऑफ सप्लाई पे वीडियो निकाली जाए। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे और मुझे समझ नहीं आता कि ये चैप्टर आपके लिए इतना मुश्किल क्यों है, आपको इतना मुश्किल क्यों लगता है। ये वीडियो देखने के बाद आपको चैप्टर ये बहुत आसान लगेगा, ये मेरा वादा है। और इसको लिख लो इसके ऊपर, इजी, वेरी वेरी इजी चैप्टर। चैप्टर का नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। इस चैप्टर के नाम से ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये टाइम ऑफ सप्लाई क्या चीज है। क्या हमें सप्लाई का टाइम नोट करना है? 7:15 पे सप्लाई हुई है, या 7:21 पे और 2 सेकंड में सप्लाई हुई है? ये थोड़ा सा मिथ है। गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे वर्ड ये चूज किया टाइम, एक्चुअली में ये टाइम वर्ड गलत चूज कर लिया गया। इसका सही जो वर्ड है वो मैं आपको दे रहा हूं आज, डेट ऑफ सप्लाई। आपको पता होगा पूरे वर्ल्ड में 160 से ज्यादा कंट्रीज में जीएसटी लॉ आ चुका है। और अभी हाल फिलहाल में इंडिया के बाद दुबई, यूएई, दुबई में या यूएई में कह लो, ये जीएसटी लॉ आया था। इसको वैट बोलते हैं वहां पे। वो मैंने पढ़ा, मुझे पढ़ने का मौका लगा। वो वैट वहां का जीएसटी लॉ। तो वहां पे ये वर्ड यूज किया गया है, डेट ऑफ सप्लाई। इसी कंसेप्ट को, सेम कंसेप्ट है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। उसको यहाँ पे उन्होंने दुबई में डेट ऑफ सप्लाई वर्ड यूज किया, सही वर्ड यूज किया उन्होंने। क्योंकि हमें टाइम से मतलब नहीं है कि ये सप्लाई इतने बजे हुई, इतने बजे हुई। हम तो चाहते हैं जी हमें वो डेट पता लगे जिस दिन सप्लाई कंप्लीट मान ली जाए। इस चैप्टर को पढ़ने से गवर्नमेंट का क्या फायदा है? गवर्नमेंट को ये चैप्टर क्यों बनाना था? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है हमें ये पता लगे किस डेट पे हमारा मीटर घूमना शुरू हो गया। मीटर समझते हो? मीटर, आपने एक प्रॉपर्टी किराए पे ली और किराए पे लेने के बाद आपने कहा जी आपका रेंट चढ़ जाएगा 1 तारीख से। तो 1 तारीख क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई, डे ऑफ सप्लाई, जिस दिन से आपका मीटर घूमना शुरू हो जाए। गवर्नमेंट का जीएसटी का मीटर घूमना शुरू होता है जब टाइम ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल हो जाता है। अगर टाइम ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल हो गया तो गवर्नमेंट कहती है हमारा जीएसटी की लायबिलिटी ट्रिगर हो गई, ट्रिगर हो गई, जीएसटी लायबिलिटी ट्रिगर हो गई, यानी कि अराइज हो गई। जीएसटी की लायबिलिटी अराइज कब होती है? जब टाइम ऑफ सप्लाई आ जाता है। सर हम पढ़ के आ चुके हैं सप्लाई चैप्टर। सप्लाई चैप्टर में तो पढ़ा था हमने कि 5 एलिमेंट होते हैं, बिजनेस, कंसिडरेशन, गुड, सर्विस और पर्सन। उसके बाद इंपोर्ट ऑफ सर्विस और शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 तो पढ़ के आ चुके हैं। वहां तो सप्लाई वाली बात लिखी हुई थी, सप्लाई होता है तो जीएसटी लगेगा। बट सप्लाई तो होता है, सप्लाई कब मानना है ये हम आज पढ़ेंगे। सप्लाई कब मानना है? कुछ केस में गवर्नमेंट कहती है कि हम एडवांस पे भी सप्लाई मान लेते हैं। अगर आपने सप्लाई एक्चुअल में नहीं किया बट आपने एडवांस रिसीव कर लिया तो हम सप्लाई मान लेते हैं। गवर्नमेंट कहती है आपको पैसा मिल गया है तो हमें भी जीएसटी चाहिए, हमारा जीएसटी अराइज हो गया है, हमारे जीएसटी की लायबिलिटी अराइज हो गई। आजकल जमाना जो है वो एडवांस का चल रहा है। आजकल हर जगह एडवांस चल रहा है, एडवांस 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 की मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी, फनी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक पिताजी मुंबई जा रहे थे 15-20 दिन के लिए, और सुबह सुबह उनकी उनकी ट्रेन थी। तो सुबह सुबह उनकी ट्रेन थी तो उन्होंने अपने बेटे को उठाया, सोते हुए बेटे को उठाया, सो रहा था वो, और उठा के उसके 3 चांटे लगा दिए। तो उसकी वाइफ ने पूछा क्या हो गया, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? अभी सुबह सुबह आप जा रहे हो, बेटे को उठा के चांटे लगा के जा रहे हो मुंबई। तो पापा ने बोला कि मैं इसको एडवांस में चांटे लगा रहा हूँ, इसका रिजल्ट आने वाला है 4-5 दिन बाद, और उस टाइम पे मैं मुंबई में होगा, मुझे पता है ये फेल होएगा, तो मैं इसको एडवांस में चांटे मार के जा रहा हूँ। तो जमाना आजकल एडवांस का है। गवर्नमेंट भी कह रही है जी हम आपको एडवांस में भी जीएसटी लगा के देंगे, हम आपको जीएसटी की लायबिलिटी अराइज करवा देंगे अगर आपने एडवांस रिसीव कर लिया। तो टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई होने से पहले भी हो सकती है और सप्लाई होने के बाद भी हो सकती है। इसीलिए ये चैप्टर हमें पढ़ना पड़ता है। और चैप्टर बड़ा आसान है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। पता नहीं क्यों बच्चे डरते हैं। एक बात और सुन लो, आप इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको इनवॉइस चैप्टर का चार्ट रिवाइज करना है। इनवॉइस चैप्टर का जो चार्ट मैंने डिस्कस किया था, अगर कोई स्टूडेंट मेरे लिए इतना काम कर दे तो इनवॉइस चैप्टर में जो मैंने चार्ट डिस्कस किया था कि टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या होता है,
पेज नंबर आई थिंक 2 या 3 पे होगा हमारे वही चैप्टर में। अगर वो कोई भी स्टूडेंट ये लिख दे कि वो चार्ट मैंने किस टाइम से किस टाइम तक डिस्कस किया है। एक स्टूडेंट है हमारे गौरव गौरव लिखते भी हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कि किस टाइम से किस टाइम पे मैंने कंसेप्ट डिस्कस किया है, किस टाइम से किस टाइम मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हम ये लिख देंगे या कमेंट पे लिख देंगे कि ये इनवॉइस चैप्टर का जो लिंक किया था मैंने टाइम ऑफ सप्लाई से, वो रिवाइज करने के बाद अगर आप चैप्टर शुरू करोगे तो आपको चैप्टर ज्यादा समझ में आएगा और चैप्टर में गलती होने के चांस बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट डिस्कस टाइम ऑफ सप्लाई। समझ गए आप टाइम ऑफ सप्लाई का पर्पस क्या है? पर्पस क्या है कि हमने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है और सप्लाई करनी है। सप्लाई हमें ये हेल्प करती है कि हमारी जीएसटी की लायबिलिटी अराइज कब होगी। जब तक जीएसटी की लायबिलिटी अराइज नहीं होगी, जीएसटी की लायबिलिटी अराइज कब होगी, जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा हम जीएसटी पे कैसे करेंगे। और जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होती है टाइम ऑफ सप्लाई पर और पे होती है अगले महीने की 20 तारीख को। अगले महीने की 20 तारीख को मान लो हमारी लायबिलिटी अराइज हुई मार्च में, तो ये पे होगी अप्रैल 20 को, ये लायबिलिटी पे होगी। आपको याद होगा हमने लेवी वाले चैप्टर में किया था। हमारे जीएसटी के 3 पिलर होते हैं, पहला होता है लेवी, दूसरा होता है रेट, तीसरा होता है कलेक्शन। कलेक्शन के बारे में हमने कहा था कि हम टाइम ऑफ सप्लाई करेंगे कि कलेक्शन कब करनी है गवर्नमेंट को, ये बात के लिए हम टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कलेक्शन होगी, पहले टाइम ऑफ सप्लाई क्रिएट होगा, उसकी कलेक्शन होगी अगले महीने की 20 तारीख को। तो हमारा जो विषय है आज का वो ये है कि लायबिलिटी अराइज कब होगी। ये वाली बात हम पढ़ेंगे रिटर्न वाले चैप्टर में। ठीक है जी, तो लायबिलिटी अराइज कब होगी इस बात को मैं समझने जा रहा हूं आज कि कैसे लायबिलिटी अराइज होती है। एक मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। इस चैप्टर में 2 तरह के कंसेप्ट यूज करेंगे हम, फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज। भूमिका देनी जरूरी इसलिए है क्योंकि भूमिका देने के बिना चैप्टर ना लोग रटने शुरू कर देते हैं। कि चैप्टर लोग रटना शुरू कर देते हैं, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज हायर, विच एवर इज लेटर, विच एवर इज ये वो। मैं आपको कुछ भी रटवाऊंगा नहीं, सब कुछ कराऊंगा कंसेप्चुअली। तो फॉरवर्ड चार्ज के केस में और रिवर्स चार्ज के केस में अलग अलग टाइम ऑफ सप्लाई निकाली जाती है। आपको याद होगा फॉरवर्ड चार्ज के केस में सप्लायर के ऊपर कलेक्शन की लायबिलिटी होती है, तो हम सारी बातें सप्लायर की करेंगे, रेसिपिएंट की कोई बात हम नहीं करेंगे क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज में कलेक्शन गवर्नमेंट सप्लायर से करवाती है। तो सप्लायर की बुक, सप्लायर की पेमेंट, सप्लायर का इनवॉइस, सप्लायर का रिमूवल, सप्लायर की बातें हम करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड। दूसरा पॉइंट, जब हम रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज की बात करेंगे इस चैप्टर में, तो हम हमेशा रेसिपिएंट की बात करेंगे, एक जगह पे बात करेंगे छोटे से पॉइंट में सप्लायर की। अदरवाइज हम हर रिवर्स चार्ज वाले केस में रेसिपिएंट की बुक्स, रेसिपिएंट की पेमेंट, रेसिपिएंट की एंट्री, रेसिपिएंट की किताबें, सारी बातें रेसिपिएंट के ब्याह पे करेंगे। यानी कि इस चैप्टर में मोटा मोटा हम फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज के बारे में टाइम ऑफ सप्लाई निकालना सीखेंगे। उसके अलावा कुछ और पॉइंट भी है, वहां पे भी हम टाइम ऑफ सप्लाई निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग चैप्टर है, शुरू करते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई, ये चैप्टर की हेडिंग दे दी मैंने आपको, ओवरव्यू दे दिया है। ओवरव्यू के अंदर आप देखेंगे, ओवरव्यू के अंदर देखेंगे अगर आप, तो सेक्शन 12 है गुड्स के लिए और सेक्शन 13 है सर्विस के लिए। एक सेक्शन 14 भी है चैप्टर में जो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं उसको टेकअप नहीं करूंगा। तो यहाँ हम करेंगे इसमें 4 केस डिस्कस, फॉरवर्ड चार्ज के केस में, रिवर्स चार्ज के केस में, वाउचर के केस में और कुछ अदर केस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेम यही रिवर्स सर्विस के अंदर फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, वाउचर और अदर केस में डिस्कस करेंगे। बहुत खुशी की बात है इस चैप्टर में सिर्फ एक ही नोटिफिकेशन नहीं है तो मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ, ओनली 1 नोटिफिकेशन। वेरी गुड, बहुत आसान चैप्टर है। करते हैं जी स्टार्ट। इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, हम डिस्कस करते हैं अपने मेन कंसेप्ट से। सेक्शन 12 से हम स्टार्ट करते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सर ये टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, तो गुड्स की बात हो रही है और गुड्स के हम एक्सपर्ट लेवल पे कर चुके हैं अपना इनवॉइस चैप्टर, उसमें सिर्फ 4 केस थे। हम शुरू करते हैं पहले केस से। अगर आपके गुड्स में मूवमेंट है तो रिमूवल वाले
दिन या उससे पहले इनवॉइस बनाना होता है। अगर आपके गुड्स में मूवमेंट नहीं है तो डिलीवरी और मेकिंग अवेलेबल वाले दिन इनवॉइस बनाना होता है। अगर आपकी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो अगर आप सक्सेसिव स्टेटमेंट दे रहे हो तो जिस दिन आपने स्टेटमेंट दी है उस दिन इनवॉइस बनाना पड़ता है, या फिर आप पेमेंट वाले केस में पेमेंट वाले दिन आपको इनवॉइस बनाना पड़ता है। और लास्ट में अगर आपने गुड्स अप्रूवल के लिए भेजा है तो 6 महीने और याद करो 6 महीने और एक्चुअल सप्लाई विच एवर इज अर्लियर, इस केस में हमें इनवॉइस बनाना होता है। तो इनवॉइस से इस चैप्टर का लिंक है, एक जगह पे इसका लिंक आएगा, मैं बताऊंगा, फिर आप इसको इस चैप्टर को समझ पाओगे ठीक से। तो हम बात करते हैं जी इस सेक्शन 12 में क्या लिखा हुआ है। बात करते हैं सेक्शन 12, लायबिलिटी टू पे अराइज। कह रहा है लायबिलिटी अराइज इस सेक्शन में हो रही है। लायबिलिटी टू पे अराइज ऑन गुड्स शैल अराइज एट द टाइम ऑफ एज डिटरमाइंड इन दिस सेक्शन। तो पहला जो सब क्लॉज है वो है फॉरवर्ड चार्ज। कोई सब क्लॉज सब सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल क्वेश्चन आता है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा गुड्स में सर्विस में, तो आपको कोई सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। बट सेक्शन 12 आप याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, याद करने में कर सकते हो। तो हम बात कर रहे हैं जी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरवर्ड चार्ज। यहां पे लिख लो, इंपॉर्टेंट लिख लो, कलेक्शन बाय सप्लायर। जब जीएसटी की कलेक्शन सप्लायर करता है तो हम फॉरवर्ड चार्ज बोलते हैं उस केस को। तो फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी की कलेक्शन कौन करता है? सप्लायर करता है। तो हम सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा। डिस्कस करते हैं जी। टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट। तो हमने बोला डेट ऑफ इशू। डेट ऑफ इशू को लिख लो आप एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस। जब आपने इनवॉइस एक्चुअली में इशू कर दिया है उस डेट को हम बोलेंगे एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस। और गवर्नमेंट ने बोला और कोई बंदा ईमानदारी नहीं है, उसने इनवॉइस इशू करा ही नहीं, उसने इनवॉइस इशू करना ही नहीं सेक्शन 31 के हिसाब से, वो कह रहा है जी मैं इनवॉइस इशू कर ही नहीं रहा। जैसे मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक बंदा एक शर्ट लेने गया विजय सेल्स या किसी शॉपकीपर के पास, और शर्ट लेने गया, उसने शर्ट को पैकिंग करा लिया, शर्ट उसके बाद काउंटर पे आ गया, पेंटिंग करा के पेमेंट भी कर दी। पेमेंट करने के बाद वो कह रहा है मेरा प्रिंटर खराब है, मैं आपको इनवॉइस इशू नहीं कर पाऊंगा, आप इनवॉइस कल ले जाना। हालांकि इनवॉइस रिमूवल पे इशू होता है पर आप कह रहे हो कल ले जाना। तो गवर्नमेंट ने बोला एक्चुअल डेट काम नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि आप लॉ का पालन नहीं कर रहे। हमने एक वर्ड ऐड करना पड़ेगा हमें। हमने कहा लास्ट डेट ऑन विच ही रिक्वायर्ड टू इशू अंडर सेक्शन 31। इसको लिख लो आप वहीं पे, इसको लिख लो ड्यू डेट मेंशन अंडर सेक्शन 31। जो हम पढ़ के आए हैं इनवॉइस चैप्टर में कि ड्यू डेट वाले दिन या फिर एक्चुअल डेट वाले दिन, दोनों में से जो भी पहले है हम मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई आ गया, गवर्नमेंट का मीटर शुरू हो गया, गवर्नमेंट ने अपने जीएसटी लेजर में लिख लिया कि इस बंदे से मेरे को जीएसटी लेना बनता है, मेरा मीटर शुरू हो गया इस डेट से, जिस डेट से मैंने बिल बनाया है, या फिर ड्यू डेट जो भी इनमें से पहले है तो उस को हम बोलेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। ये जो क्लॉज है ऑन डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव पेमेंट, पहले क्या होता था, जैसे मान लो एक छोटा सा दुकानदार है, परचून की दुकान है। अब परचून की दुकान वाले के पास एक आदमी आया, या मान लो एक पनवाड़ी है, पान वाला है, पान वाले के पास एक आदमी आया, भाई साहब मैं आपके यहाँ डेली पान खाता हूँ और मुझे लगता है कि मुझे कुछ पैसे आपको एडवांस दे देने चाहिए। एक काम करो, ये लो 500 रुपए ले लो, और आप भी खुश मैं भी खुश, मैं आपसे बार बार पैसे लूंगा, खुले दोगे तो आप मेरे से 500 रुपए एडवांस ले लो, मैं डेली पान खाऊंगा आपसे। तो पान वाले कहा बढ़िया काम हो गया, तो एडवांस मिल गया मेरे को, एडवांस लिख लिया, जेब में डाल लिया उसने। अब उसके बाद वो डेली पान बेच रहा है, डेली पान बेच रहा है, डेली पान बेच रहा है। आप बोलोगे सर डेली रिमूवल पे इसको क्या देना पड़ेगा? इनवॉइस काटना पड़ेगा। बट उसके पहले उसको एडवांस मिल गया है, एडवांस उसको 1 महीने पहले ही मिल गया है। गवर्नमेंट कहती है जी इसको आप टाइम ऑफ सप्लाई मान लो, क्योंकि आपने एडवांस ले लिया है,
टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे, शॉर्ट में लिखूंगा TOS, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई मान लो। वो मान वाला कहता है गवर्नमेंट जी मुझे माफ कर दो यार, मैंने 500 रुपए एडवांस लिए हैं और 500 रुपए एडवांस के चक्कर में मेरे ऊपर आपने GST का मीटर शुरू कर दिया है। इन सब ट्रेडर ने गवर्नमेंट के वो एक रिप्रेजेंटेशन दी कि यार हम छोटे मोटे एडवांस लेते हैं, बेचारे गरीब आदमी है, हम गुड्स के केस में, गुड्स वाले केस में ये पेमेंट वाला क्लॉज आप काट दो। गवर्नमेंट को बोला गया सर ये गुड्स वाले केस में ये पेमेंट वाला क्लॉज काट दो आप, क्योंकि हम आपने बोला जी लास्ट डेट वाले दिन इनवॉइस करना है और एक्चुअल में इनवॉइस जो करना है, इन दोनों में जो भी पहले है इनवॉइस तो हम करेंगे रिमूवल पर। तो एडवांस रिसीव करने पे हमें GST मत लगाओ, हमें माफ कर दो प्लीज। तो सारे गुड्स वाले गवर्नमेंट के पास गए और गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है आपके लिए एडवांस वाली लाइन काटनी है। अगर आपने एडवांस रिसीव कर लिया और आपने गुड्स का रिमूवल भी नहीं किया तो हम आपके ऊपर GST चार्ज नहीं लगाएंगे, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई आपके ऊपर ट्रिगर नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो अमेंडमेंट आपको यहाँ लिखी हुई है। ओनली इन केस ऑफ इनवॉइस, ओनली इन केस ऑफ गुड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ध्यान रखना कंपोजिशन डीलर इसमें इंक्लूड नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन इक्वली कंपोजिट डीलर पे भी लगते हैं। कभी सोचो सर ये प्रोविजन तो सिर्फ नॉर्मल डीलर पे लगेंगे, कंपोजिट डीलर भी रजिस्टर्ड पर्सन होता है, इज आल्सो रजिस्टर्ड पर्सन, और इसके ऊपर भी टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर अप्लाई होता है, ध्यान रखना गलती मत करना। तो कंपोजिशन डीलर को छोड़कर अगर कोई नॉर्मल डीलर गुड्स के लिए एडवांस रिसीव करता है, पैसे एडवांस में लेता है, तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई नहीं क्रिएट होगा। कब क्रिएट होगा? जब उसकी ड्यू डेट होगी या एक्चुअल डेट होगी इनवॉइस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन केस ऑफ गुड्स देयर इज नो टाइम ऑफ सप्लाई ऑन एडवांस रिसीव, वेरी मच एक्सपेक्टेड इन द एग्जाम, क्योंकि ये अभी रिसेंट अमेंडमेंट आई है, ये आपके एग्जाम में आ सकती है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। बट ये जो नोटिफिकेशन आई है सर्विस के लिए नहीं आई है, ध्यान रखना, इट इज नॉट फॉर सर्विस। सर्विस के लिए प्रोविजन सेम है, आपको पेमेंट एडवांस पे भी GST टाइम ऑफ सप्लाई अट्रैक्ट हो जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, जहां पे हमने प्रैक्टिकली आप इस लाइन को काट दो, अपने नोट्स में काट दो, इस लाइन को काटना नहीं है तो लिख लो, यहाँ नोट कर लो कि यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आई हुई है। हमें गुड्स वाले केस में पेमेंट को इग्नोर कर देना है अपने क्वेश्चन में, सिर्फ हमें ड्यू डेट देखनी है और एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस देखनी है, दोनों को कंपेयर करना है और कंपेयर करके जो भी आपका अर्ली होगा उस अर्ली वाली डेट को मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। यहां पे थोड़ा चैलेंज आपको आएगा, तब आप ड्यू डेट निकालेंगे तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली कि सर इसकी ड्यू डेट क्या होगी। ड्यू डेट होगी सेक्शन 31 के हिसाब से। सेक्शन 31 बोलता है जी कंटिन्यूअस सप्लाई में अलग होगी, मूवमेंट में अलग होगी, नॉन मूवमेंट में अलग होगी और अप्रूवल वाले गुड्स वाले में अलग होगी। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल कैलकुलेटिंग। जब आप कैलकुलेट करोगे ड्यू डेट, यहां आपको गलती नहीं करनी, यहां आपको खतरा बना लो, यहां आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, बताऊंगा आपको। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन दिया है 1000 रुपए का, इसको मैं डिस्कस करूंगा सर्विस वाले केस में। ये सेम एग्जांपल मैं आपको सर्विस में दूंगा, दोनों में सेम है, मैं आपको एग्जांपल सर्विस वाले केस में दूंगा। ये नोटिफिकेशन आई हुई है। उसके बाद गवर्नमेंट ने डाली एक एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन में गवर्नमेंट ने लिखा फॉर द पर्पस ऑफ ABC द सप्लाई शैल बी डीम्ड टू बी मेड टू द एक्सटेंट कवर्ड बाय इनवॉइस और एज द केस में। गवर्नमेंट कह रही है आपको पेमेंट मिल गई हो या आपको आपने इनवॉइस कर दिया, हम मान लेंगे आपका इनवॉइस हो गया है, इनवॉइस उसको मान लेंगे। आपके लिए इतना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, सिंपल पॉइंट ये है इसमें कि आपने अगर पेमेंट रिसीव कर ली तो हम सप्लाई मान लेंगे, क्योंकि सेक्शन 7 में भी लिखा हुआ था, आपको याद होगा, एग्रीड और एग्रीड टू बी मेड, सप्लाई एग्रीड और एग्रीड टू बी मेड के अंदर भी हम सप्लाई मान लेंगे। तो एक्सप्लेनेशन 2 पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपकी पेमेंट की, पर इसको भी आप काट दो कि गुड्स वाले केस में हम पेमेंट देखते नहीं है, तो गुड्स वाले केस में आप ये वाली जो एक नोटिफिकेशन है इसको आप काट दो। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन काम नहीं आएगी गुड्स वाले केस में, क्योंकि गुड्स वाले केस में पेमेंट वाली बात आती नहीं है, पेमेंट को हम इग्नोर कर देते हैं। ये वाला पॉइंट मैं आपको सर्विस में समझा दूंगा, गुड्स वाले में इसको इग्नोर कर दो।
अब आते हैं रिवर्स चार्ज वाले पे। अभी मैं क्वेश्चन करूंगा आपसे, डिस्कस क्वेश्चन करूंगा तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो इसको मैं और क्लैरिटी दूंगा अभी क्वेश्चन के अंदर। अब बात करते हैं रिवर्स चार्ज की। रिवर्स चार्ज वाली के अंदर आपको ये सोचना है कि हम रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, क्योंकि हमने क्या करा है, हमने रिवर्स चार्ज के अंदर कोई सप्लाई रिवर्स रिसीव करी है। हालांकि गुड्स वाले केस में जो रिवर्स चार्ज है वो आपके कोर्स में नहीं है, तो अक्सर इंस्टीट्यूट यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता, अक्सर नहीं पूछता, पर अगर पूछ रहा है तो आपको बताएगा कि ये क्वेश्चन आरसीएम का है, गुड्स वाला केस है, क्योंकि गुड्स वाला आरसीएम आपके कोर्स में नहीं है, बट फिर भी हम करेंगे इसको, क्योंकि आरसीएम वाला जो केस है ना, ये टाइम ऑफ सप्लाई वाला केस है, ये तो इंस्टीट्यूट से पूछ सकता है। वो कह देगा जी आपको ये जो गुड्स है ये आरसीएम में लिस्टेड है, तो बताओ टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह का आ सकता है। पढ़ते हैं, इन केस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स इज पेबल बाय रिवर्स चार्ज। कौन रिवर्स करेगा? रेसिपिएंट पे करेगा अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग देखना है हमारे को यहाँ पे। तो पहले इन्होंने बोला रिसिप्ट ऑफ गुड्स बाय रेसिपिएंट। गुड्स उसने जब रिसीव कर लिया हो, जैसे मान लो एक बंदा है मिस्टर एक्स, उसने सप्लाई किया मिस्टर वाई को, ये रेसिपिएंट है और ये सप्लायर है, तो ये जो टैक्स है, ये टैक्स कौन पे करेगा? आरसीएम में पे करेगा, वाई पे करेगा। तो वाई ने जब गुड्स रिसीव कर लिए, जब गुड्स रिसीव कर लिए तो मान लेंगे आपके ऊपर टाइम ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल हो सकता है। देखते हैं अभी। और डेट ऑफ एंटर्ड रेसिपिएंट बुक्स ऑफ अकाउंट, जब इसने पेमेंट एंटर कर ली है, वाई ने अपनी बुक्स में पेमेंट की एंट्री कर ली है। पेमेंट एंटर कहां कर ली इसने? टैली में कर ली। मान लो इसको चेक मिल गया, एक्स ने चेक इशू कर दिया, चेक इशू बाय एक्स। इसने बोला जी सॉरी, चेक इशू तो हमने इशू किया होगा, हमने चेक इशू कर दिया एक्स को, वाई ने, क्योंकि वाई को पेमेंट करेगा एक्स को, एक्स सप्लायर है, सप्लायर रिसीव करता है पेमेंट, तो वाई पेमेंट करेगा जब एक्स को, तो उसने एंट्री कर ली अपनी बुक्स अकाउंट में कि मैंने इसको पेमेंट कर दी है। अब वो चेक बाद में कब उसके अकाउंट में जाएगा उससे हमें मतलब नहीं है, तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट ने एक नया वर्ड ऐड किया, एंट्री और पेमेंट डेबिटेड इन रेसिपिएंट बैंक। तो दूसरा है पेमेंट डेबिटेड इन रेसिपिएंट बैंक। गवर्नमेंट किसी भी तरीके से अपने रेवेन्यू को लॉस नहीं करना चाहती। इस चैप्टर का मैं बताऊं क्रक्स क्या है। हम चाहते हैं गवर्नमेंट का जो पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ जीएसटी लेवी, वो ट्रिगर सही पॉइंट पे हो जाए। अब एक बंदा है, वो कहता है जी मैं तो एंट्री करता ही नहीं, मेरे यहाँ पे ना तो कोई सॉफ्टवेयर है, ना टैली है, ना बुक्स है, मैं तो पेमेंट कर देता हूं, मैं एंट्री करता ही नहीं, एंट्री करने का सिस्टम ही नहीं है। तो गवर्नमेंट बोले कोई बात नहीं, जब तेरे बैंक से पैसे कट जाएंगे, आपके बैंक से पैसे कट जाएंगे, तो हम मान लेंगे आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए, आपको मैसेज आ गया कि द अमाउंट हैज बीन डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट एंड पेमेंट उसको आपके सप्लायर को मिल गई है। जिस दिन ये मैसेज आ गया आपके पास, अब मान लो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, तो एंट्री नहीं करी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो गवर्नमेंट ने यहां पे ऐड दिया और उसके बाद और। अब कुछ लोग हैं वो कहते हैं जी हमने गुड्स रिसीव भी नहीं करा, हमने पेमेंट की एंट्री भी नहीं करी, हमने हमारे अकाउंट से पैसे कटे भी नहीं, तो गवर्नमेंट ने कहा चलो हम तो आपको किसी कारण से बख्शेंगे नहीं, हम और कंडीशन लगा देते हैं। कह रहे जी 31वें दिन जब सप्लायर ने इनवॉइस इशू करा है, मैंने कहा जी इस सप्लायर जो कि मान लो जीटीए है, जीटीए ने आपको कुछ तो दिया होगा ना, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसने आपको कोई तो पर्चा या फिर कमर्शियल इनवॉइस तो दिया होगा ना। जो आपको कमर्शियल इनवॉइस उसने दिया है, किसने? जीटीए ने। जो आपको कमर्शियल इनवॉइस दिया है, पर्चा दिया है, कच्ची पर्ची दी है, कैश मेमो दिया है, उसके सप्लायर के इनवॉइस के 31वें दिन हम मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। तो इन चारों में से जो भी पहले है हम मान लेंगे टीओएस आ गया। देखने में आपको एक प्रोविजन बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा सर ये याद नहीं रहता, हमें इसे समझाओ तरीका क्या है। तो मैं आपको सिंपल करके देता हूं, सिंपल करके।
लेट मी गिव यू सिंपल एग्जांपल कि सिंपल कैसे करेंगे इसको। मैंने कहा जी फॉरवर्ड हम बात कर रहे हैं गुड्स की, हम गुड्स की बात कर रहे हैं। गुड्स में मैंने कहा जी एक होता है फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज का सिंपल रूल है कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31। ड्यू डेट हम पढ़ चुके हैं। ड्यू डेट को निकालेंगे आप कहां पे, वर्किंग नोट में। हम बोलेंगे जी वर्किंग नोट बनाते हैं इसका। वर्किंग नोट क्या बनेगा जी, यहां बनेगा वर्किंग नोट। हम बोलेंगे ड्यू डेट का मतलब होता है, अगर आपका क्वेश्चन रिमूवल वाला है तो ऑन रिमूवल। अगर आपका क्वेश्चन रिमूवल वाला है तो आप बोलोगे ऑन रिमूवल। क्वेश्चन आपका विदाउट मूवमेंट वाला है तो आप बोलोगे डिलीवरी और मेकिंग अवेलेबल। आपका क्वेश्चन कंटिन्यूस सप्लाई का है तो आप बोलोगे सक्सेसिव स्टेटमेंट। आपका क्वेश्चन पेमेंट वाला है तो पेमेंट आप बोलोगे, अप्रूवल वाला है तो आप बोलोगे 6 months और एक्चुअल सप्लाई विच एवर इज अर्लियर। तो ड्यू डेट निकालने के लिए आप वर्किंग नोट बनाओगे और अपने इनवॉइस चैप्टर से पढ़ोगे कि इस चैप्टर इनवॉइस चैप्टर में देखोगे कि इस गुड्स की ड्यू डेट क्या है। जो भी आपका आंसर आएगा, जो भी आपका यहां से आंसर आएगा वो आंसर आप यहां लिख दोगे। और ये डेट आपको हमेशा दी होती है एग्जाम में कि आपका इनवॉइस किस डेट पे इशू हुआ है। पॉइंट टू बी नोटेड, आपका इनवॉइस किस दिन इशू हुआ है। तो इन दोनों को कंपेयर करोगे, विच एवर इज अर्लियर, वो आपका हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये कैसे हो गया आपका फॉरवर्ड चार्ज का सिंपल। ये वर्किंग नोट बनाने में कंजूसी नहीं करनी, सिंपल वर्किंग नोट बनाने हैं और आपका आंसर निकल के यहां से यहां जाओगे और यहां से यहां कंपेयर करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो बात हो गई फॉरवर्ड चार्ज की। अब बात करता हूं मैं आरसीएम की, रिवर्स चार्ज की। तो रिवर्स चार्ज की बात मैं यहां कर लेता हूं। इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज किस तरीके से हम टाइम ऑफ सप्लाई निकालते हैं। हमने कहा जी पहले तो हम देखेंगे सब कुछ रेसिपेंट का, हम देखेंगे रेसिपेंट को पेमेंट मिल गई है कि नहीं मिल गई है, पेमेंट, और उसको गुड्स मिल गया या नहीं मिल गया, रिसिप्ट ऑफ गुड्स। पेमेंट मिल गई नहीं मिल गई है और रिसिप्ट गुड्स मिल गया नहीं मिल गया, ये दोनों बातें देखेंगे। पेमेंट में हम देखेंगे दो बातें, या तो उसने एंट्री कर ली है, एंट्री इन बुक्स, किसकी बुक्स, रेसिपेंट की बुक्स ऑब्वियसली, और अकाउंट डेबिटेड, किसकी बुक में एंट्री डेबिट हो गया, डेबिटेड इन बैंक, अमाउंट डेबिटेड, या तो आपकी बुक्स में अमाउंट डेबिट हो गया हो या आपने एंट्री कर ली हो, दोनों में जो भी पहले है उसको हम मान लेंगे डेट ऑफ पेमेंट। तो डेट ऑफ पेमेंट और रिसिप्ट ऑफ गुड्स ये देखेंगे रेसिपेंट की बुक्स में। अगर ये अवेलेबल नहीं है, मान लो अवेलेबल है या नहीं उससे मतलब नहीं है, फिर हम देखेंगे सप्लायर की बुक्स में। सप्लायर ने अगर आपको कोई इनवॉइस यानी कि जीटीए ने या एडवोकेट ने या जो भी लिस्टेड है सप्लायर की डेफिनेशन में, मैं बात कर रहा हूं सप्लाई ऑफ गुड्स वाले केस में, तो गुड्स वाले केस में जीटीए नहीं आता, सॉरी, हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चरिस्ट, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले केस में रिवर्स चार्ज आता है। तो जो एग्रीकल्चरिस्ट है उसने आपको जो इनवॉइस इशू करा है उसके 61st डे वाले दिन हम मान लेंगे टाइम। तो इन तीनों को कंपेयर करेंगे हम और वो आएगा टाइम ऑफ सप्लाई। तो मोटा मोटा आपको क्या देखना है, पेमेंट देखनी है, रिसिप्ट ऑफ गुड्स देखना है और सप्लायर का इनवॉइस का 61वां दिन देखना है। जो भी इनमें से पहले है उसको मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। सर आपको ये थोड़ा लग रहा होगा टेक्निकल आपको लग रहा होगा, पर टेक्निकल ये है नहीं। एक्चुअली में जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको क्लैरिटी बढ़ जाएगी। अब आप बात कर लेते हैं, सर अगर हमारा ABC अवेलेबल नहीं है,
अगर हमारा ए बी सी यानी कि ये 3 पॉइंट अवेलेबल नहीं है तो हम मान लेंगे, अगर जो एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रेसिपिएंट करी है, जो एंट्री रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में करी है, उस एंट्री को मान लेंगे हम टाइम ऑफ सप्लाई। ये कहना चाह रहा है जी, रेसिपिएंट ने जो बुक्स में एंट्री करी है उसको मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। इसका एग्जांपल ये है कि हमने ना तो गुड्स रिसीव करके दिखाए हैं, ना हमने पेमेंट की एंट्री करी है, ना हमने पेमेंट ली है एक्चुअली में, और ना ही सप्लायर ने इनवॉइस इशू करा है। उस केस में गवर्नमेंट ही कह रही है आपको, गवर्नमेंट ही कह रही है कि आप रेसिपिएंट की बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एंट्री करोगे, जनरल एंट्री करी होगी आपने, जो आपने जनरल एंट्री करी होगी, क्या जनरल एंट्री करी होगी आपने? एंट्री आपने ये करी होगी सप्लायर डेबिट टू सप्लायर डेबिट, सॉरी सप्लायर आपका क्रेडिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। तो जब आपने ये एंट्री मारी होगी कि मैंने कुछ खरीदा है इनसे, तो जब आपने ये एंट्री मारी है उस दिन वाले दिन हम मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। गवर्नमेंट ने दोबारा करते हैं, गवर्नमेंट ने कहा जब आपने गुड्स रिसीव कर लिया है या आपने पेमेंट रिसीव कर ली है, सॉरी पेमेंट आपने दे दी है, पेमेंट आपने बुक्स में एंट्री कर ली है, पेमेंट आपके अकाउंट से कट गई है, या फिर सप्लायर का इनवॉइस के 61वें दिन, सॉरी 31वें दिन हम मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई आपका बुक हो गया है। इसको मैं एग्जांपल से कराता हूं ताकि आपको मोर क्लैरिटी हो। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। बिना एग्जांपल के हमें चीज क्लियर नहीं होगी, तो एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से, ताकि ज्यादा क्लैरिटी हमें हो पाए। तो एक एग्जांपल लेते हैं यहां से ताकि हमें क्लियर हो कि सर हम क्या पढ़ रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, रिवर्स चार्ज अंडर गुड्स, क्योंकि ये चैप्टर के अंदर एग्जांपल से हमें चीज समझ में आने वाली है, वैसे समझ में नहीं आने वाली। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। अब थोड़ी ध्यान से देखना, कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा आपको बड़ी ध्यान से, क्योंकि यहां थोड़ी मैथमेटिक्स यूज होनी है हमारी। 4 मई को सप्लायर ने एक इनवॉइस करा, मतलब हम बात कर रहे हैं रेसिपिएंट की बुक्स में चेक करना है, तो यहां पे सप्लायर ने जो इनवॉइस करा है वो करा है 4 मई को। अभी हम काम कर रहे हैं रफ में, और हमें याद है हमारा प्रोविजन, सप्लायर के इनवॉइस इशू करने से 31st डे वाले दिन, गुड्स वाले केस में 31st डे है और सर्विस वाले केस में 61 डे है, आगे बताऊंगा मैं आपको। तो गुड्स वाले केस में 31वें दिन और सर्विस वाले केस में 61वें दिन हम मान लेते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। तो हम यहाँ पे हाथ की हाथ ही कैलकुलेशन कर लेंगे, हाथ की हाथ ही। अब बताओ कैसे निकालेंगे इसके, हमें निकालना है इसका 61वां दिन कब कंप्लीट होगा। जब मैं सीए कर रहा था तो मुझे बड़ी दिक्कत आती थी ये निकालने में कि 4 मई को, अगर 4 मई से हमें निकालना है 60वां दिन, तो कैसे निकाले। तो मैं क्या करता था, मैं उंगलियों पे करता था, उंगलियों पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, मेरी आदत थी ऐसे जब मैं सीए कर रहा था। बट मैंने इसके लिए थोड़ा आसान तरीका निकाला है ताकि आपकी गलती ना हो। आसान तरीका क्या है दोस्तों, मुझे ये निकालना है कि 30वां दिन कंप्लीट कब होगा। तो मैं यहां पे देखो कैसे निकालता हूं इसका। मैंने कहा जी मई का जो महीना है, जो मई का महीना होता है वो 31 का महीना होता है। तो मैं क्या करूंगा, मई का महीना जो होता है 31 का होता है, मुझे पता है मई का महीना 31 का होता है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं बोलूंगा 31 - 4। 31 - 4 कितना होता है दोस्तों, 31 - 4 होता है 27। तो 27 डे मेरे कंज्यूम हो जाएंगे मई वाले मंथ में, 27 डे मेरे कंज्यूम हो जाएंगे। फिर मैं आऊंगा जून महीने में। जून महीने में अब मुझे पता है 27 डे कंज्यूम हो गए, यहाँ पे मई महीने में 27 डे कंज्यूम हो गए, मुझे 3 दिन और यहाँ कंज्यूम करने हैं। तो मेरे जून महीने में 3 दिन कंज्यूम हो जाएंगे। तो अब मेरे देखा जाए तो मेरे 27 दिन यहाँ कंज्यूम हो गए और 3 दिन यहाँ कंज्यूम हो गए। अब मेरा जो 31st डे आएगा, 31st डे मेरा कब आएगा, वो आएगा 4 जून को।
निकालने के अपने अलग अलग तरीके हैं, आप उंगलियों पे भी निकाल सकते हो, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। मुझे ये निकालना है कि 4 मई से मेरा 31वां दिन किस डेट पे आएगा। आप बोलोगे सिंपल है सर, 4 मई को अगर 4 मई को अगर हमें निकालना है तो 4 जून को ही आएगा 31वां दिन, हमें पता है, तो सिंपल है। यहां तो बड़ा सिंपल था कि यहाँ पे 31 का महीना था। अगर ये एग्जाम्पल होता जून 4 का, तो आप कैसे निकालते? आपको सिखा रहा हूं मैं। आप बोलते जी जून का महीना है और जून का महीना 30 का होता है, 30 माइनस, क्योंकि चौथा दिन हम नहीं गिनते, तो 30 माइनस 4, यानी कि हमने यहाँ पे 26 दिन कंज्यूम कर लिए हैं। जून वाले महीने में 26 दिन पूरे हो गए हमारे। उसके बाद जुलाई वाले महीने में, सॉरी यहाँ पे तो मई वाले महीने में मैंने एग्जांपल लिया जून का, तो सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ। जून वाले केस में हमने जूम करा है कि ये जून होता है, अगर यहाँ जून होता तो जून होता, अगर हम तो क्या करते हैं, जून वाले महीने में कितना हो गया आपका, 30 दिन हो गए, 26 दिन कंज्यूम हो गए। और जुलाई वाले महीने में क्या होता जी, जुलाई वाले महीने में हमें 4 दिन और लगाने पड़ते, तो हमारा 5 जुलाई को हमारा 31वां दिन पूरा होता। तो ये 26 दिन हमने यहाँ कंज्यूम कर लिए और जुलाई में 4 महीने और बचे हैं, वो कंज्यूम करेंगे। टोटल 30 दिन हमारे ये पूरे हो गए। 31वां दिन हमारा होएगा 5 जुलाई को। तो ध्यान देना, अगर क्वेश्चन आया है मई के लिए तो आपने कैलकुलेशन करी है 31 दिन से। अगर यहाँ पे जून होता तो हम कैलकुलेशन करते 30 तारीख से। तो 30 तारीख से 30 डे जो है हमारा, 30 का महीना होता है, तो हमने 4 दिन करके यहाँ 26 निकाल दिया, अभी 4 निकाल दिया। तो ये 5 जुलाई को हमारा क्या होता, ये होता हमारा लास्ट डे ऑफ टीओएस। यहां पे हमें टीओएस करना है। तो बेसिकली ये समझाने का पर्पस ये था मेरा कि कैसे हम डे कैलकुलेट करते हैं, ये मेरा समझाने का पर्पस था। तो हमारे इस केस में जो मैंने आपको समझाया, ये जो हमने सप्लायर ने इनवॉइस इशू करा है, हमारा जो 31वां डे आएगा वो आएगा 4 जून हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। हमने कहा जी इसने गुड्स रिसीव करे हैं 12 मई को, तो यहाँ लिख लो 12 मई। फिर हमने कहा जी इसने पेमेंट करी है, पेमेंट के अंदर इसने डेट ऑफ एंट्री और डेबिट वाला केस नहीं दिया, सिंपल केस दिया है, तो हम मान लेंगे, यहाँ लिख देंगे 30 मई। अब बताओ इनमें से जो भी कम है, जो भी पहले है, विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ विच एवर इज अर्लियर क्या है जी, हमारा विच एवर इज अर्लियर यहाँ पे है 12 मई। तो 12 मई क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। माई टाइम ऑफ सप्लाई इज 12th ऑफ मई। तो सिंपल है, जो क्वेश्चन ने पूछा है पहले उसका निकाल लो, ड्यू डेट क्या है, रिसिप्ट डेट क्या है और 31वां दिन कौन सा है, ये निकाल लो। उसके बाद आप देखो कि आपका क्या आंसर आ रहा है। तो यहां पे देखोगे हेयर 12th ऑफ मई इज टाइम ऑफ सप्लाई। सिंपल आंसर है। तो इस तरीके से आपको ये निकालना है, बहुत सिंपल है, इट इज नॉट दैट हार्ड। आगे चलते हैं दोस्तों, ये समझ लिया हमने क्वेश्चन। अब हम करते हैं आगे अगले वाले केस। रिवर्स चार्ज की बात हमने कर ली है, अब आप करते हैं वाउचर क्या होते हैं सर, इसके बारे में बताओ। वाउचर क्या होती है, ये कौन से वाउचर की बात हो रही है यहाँ पे, ये हमें बताओ। वाउचर के बारे में बहुत मिथ है मार्केट में, उसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं कि सर ये कौन से वाउचर की बात हो रही है। हमने कहा जी वाउचर कई तरह के होते हैं। एक वाउचर है, आप एक मैकडी में गए, मैकडी में जाने के बाद आपको मैकडी वालों ने एक वाउचर दिया 50 रुपए का, तो उन्होंने बोला जी ये 50 रुपए का वाउचर है, जब अगली बार आप मैकडी आओगे आपका बिल अगर 250 रुपए का आएगा तो आप 50 रुपए कम दे देना, आप 200 रुपए दे देना। इस तरह के वाउचर को बोलते हैं डिस्काउंट वाउचर।
तो इस चैप्टर में हम इस वाउचर की बात नहीं करेंगे, हम डिस्काउंट वाउचर की बात नहीं करेंगे, हम उस वाउचर की बात करेंगे जो वाउचर हमें मिला है और उस वाउचर पे लिखा हुआ है कि भाई साहब इस वाउचर से आप शर्ट खरीद लेना, इस वाउचर से आप टी शर्ट खरीद लेना, इस वाउचर से आप कुछ और परफ्यूम खरीद लेना। अगर हमें पता है कि इस वाउचर से हमें क्या मिलने वाला है तो हम उस वाउचर को वाउचर बोलेंगे। मतलब उस वाउचर से जो वाउचर मैंने आपको दिया है, मान लो मैंने आपको एक वाउचर दिया, ये लो जी वाउचर, ये वाउचर है, इसकी कीमत है 5,000 रुपए और 5,000 रुपए की सप्लाई कर लो आप। अगर वाउचर से फर्दर सप्लाई हो रही है तो ही इस वाउचर को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अदरवाइज अगर आपको मैं कह रहा हूं कि ये लो जी 50 रुपए का वाउचर है, इससे डिस्काउंट ले लो आप, या 50 रुपए का कूपन कोड है, इससे डिस्काउंट ले लो। डिस्काउंट वाउचर की बात मैं नहीं करूंगा इस चैप्टर में, मैं बात करूंगा उस वाउचर की इस वाउचर से फर्दर कुछ मैं खरीद सकने की पावर रखता हूं। तो वाउचर दो तरह के होते हैं जी। मैंने कहा जी आप शर्ट ले लो, शर्ट ले लो, या आप इससे परफ्यूम ले लो। तो मुझे पता है कि मुझे इस वाउचर से क्या लेना है, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिफाइबल। आइडेंटिफाइबल बोलते हैं इसको कि मुझे इस वाउचर से क्या लेना है। मतलब मुझे पता है कि इस वाउचर से शर्ट लूंगा या परफ्यूम लूंगा, जो भी लूंगा, और उसका जीएसटी रेट 18% है, उसका जीएसटी 18% है। मतलब मुझे पहले ही पता है कि जब मैं ये वाउचर इशू कर रहा हूं तो इससे शर्ट ही मिलेगी, इससे टी शर्ट ही मिलेगी, और उसका जीएसटी का रेट मेरे को आज की डेट में पता है। गवर्नमेंट ने बोला जिस दिन आप ये वाउचर इशू कर रहे हो, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, जिस दिन आपने वाउचर इशू कर दिया उस दिन मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। मैंने एक वाउचर और दिया, उस वाउचर में वो वाउचर भी 5,000 रुपए का है। मैंने कहा जी इस वाउचर में ये नहीं लिखा कि इस वाउचर से आप क्या ले सकते हो, इस वाउचर से कुछ भी ले सकते हो, दुनिया जहान की कोई भी चीज आप ले सकते हो। आप बिग बाजार में जाओ, आप रिलायंस फ्रेश में जाओ, इस वाउचर से जो चीज खरीदनी है वो खरीद लो। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि इस वाउचर से क्या खरीदना है। तो इसका मतलब अभी इस वाउचर में जो सप्लाई है वो इन आइडेंटिफाई है। क्या है दोस्तों? इन आइडेंटिफाइबल है। मतलब मुझे ये नहीं पता कि इसमें मैं क्या खरीद लूंगा। मेरा मन करेगा तो शर्ट लूंगा, मेरा मन करेगा तो परफ्यूम लूंगा, मेरा मन करेगा तो मैं अनाज ले लूंगा, मेरा मन करेगा तो मैं कुछ और ले लूंगा। तो मुझे ये नहीं पता कि इसमें मैं लेने वाला क्या हूं। जब मुझे ये नहीं पता मैं क्या लेने वाला हूं तो ना तो मुझे उसका जीएसटी का रेट पता, ना मुझे ये पता कि मैं क्या क्वांटिटी लूंगा, क्या रेट लूंगा। तो पहले ही मुझे कुछ पता ही नहीं है तो मैं उसको डेट ऑफ इशू वाउचर वाले दिन सप्लाई कैसे मान लूं। तो गवर्नमेंट ने बोला जिस दिन वो वाउचर रिडीम होगा मार्केट में, जिस दिन वो वाउचर रिडीम होगा उस दिन मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है। जब मुझे ये नहीं पता कि इसका जीएसटी का रेट क्या है और फ्यूचर में 3 महीने बाद वो रिडीम होगा, तो आज मैं सप्लाई कैसे मान लूं। सप्लाई मानूंगा तो जीएसटी लगाना पड़ेगा, जीएसटी का रेट ही नहीं पता मेरे को। तो इसलिए अगर आपको कुछ पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है आपको, तो जिस दिन वो वाउचर एक्चुअली में शॉपकीपर के पास रिडीम होगा उस दिन मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। तो ध्यान रखना, डिस्काउंट वाउचर को वाउचर नहीं बोलेंगे यहाँ पे, हम उसी वाउचर को वाउचर बोलेंगे जिससे कुछ खरीदने की पावर हो। डिस्काउंट की पावर को वाउचर नहीं बोलेंगे। तो ये थोड़ा डिस्कशन था वाउचर वाले केस में। तो वाउचर वाला केस बहुत सिंपल है, सेम टू सेम सर्विस के लिए है। सर्विस वाले केस को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, एज इट इज सर्विस वाले केस की भी सेम कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। वहां मैं बोल दूंगा हमने कर लिया है ऑब्वियसली, तो हम दोबारा इसको रिपीट नहीं करेंगे। फिर आता है जी रेजिडुअरी केस। रेजिडुअरी केस क्या होता है? where it is not possible to determine time of supply under the provision of section 2 or 3 or 4, the supply shall be periodic return। जिस दिन हम रिटर्न फाइल करेंगे उस दिन हम मान लेंगे सप्लाई। मैंने आपको बताया था एग्जांपल एक मूवी का, रेड मूवी का। उस रेड मूवी को बड़ा ध्यान से देखा था मैंने, तो मैंने लिंक भी किया था। अजय देवगन ने रेड मार दी एक बंदे के घर पे, और रेड मारने के बाद उसके यहाँ बहुत सारा सामान निकला। उसने बोला जी आपका जीएसटी नंबर आपने लिया नहीं है, आपको सप्लाई किया हुआ है, आपने सप्लाई किया हुआ है तो उस पर जीएसटी आएगा।
तो उस बंदे ने, जो बंदे की ऑडिट पड़ी है, ना तो उसने इनवॉइस बनाया, ना उसने पेमेंट रिसीव करी, ना उसने पेमेंट रिकॉर्ड करी, ना उसने पेमेंट की एंट्री करी, ना उसने कुछ भी नहीं करा। गवर्नमेंट ने बोला जिस दिन आपको जबरदस्ती पेमेंट कराई जाएगी, जिस दिन आप अपनी रिटर्न फाइल करोगे, आप इस रिटर्न फाइल करोगे अपनी, आपको अजय देवगन बोलेगा अपनी रिटर्न फाइल करो जीएसटी की, तो उस दिन मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि आपके पास पीछे के कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, आपके पास डेट ऑफ एंट्री नहीं है, डेट ऑफ पेमेंट नहीं है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास। तो आपके हम क्या मानेंगे, रिटर्न वाले दिन हम मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। अब किसी केस में वो कह रहे हैं जी मैं रिटर्न भरने को तैयार नहीं हूँ, मैं रिटर्न भरने को तैयार नहीं हूँ, मेरा पैन नंबर ही नहीं है, और रिटर्न भरने के लिए क्या चाहिए, जीएसटी नंबर चाहिए, जीएसटी नंबर के लिए पैन नंबर चाहिए, पैन नंबर है नहीं, तो मैं क्या रिटर्न भरूंगा नहीं, रिटर्न भरूंगा नहीं तो पेमेंट नहीं करूंगा। तो गवर्नमेंट बोला पेमेंट तू कर दे, कोई बात नहीं, पेमेंट कर दे, बट पेमेंट वाले दिन हम मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। तो अगर आपका कोई भी केस पूरा नहीं हो पा रहा ऊपर वाला, तो हम रिटर्न वाले दिन मान लेते हैं या फिर पेमेंट वाले दिन मान लेते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। बट ये मानना जरूरी है। आप बोलो पेमेंट लेके हम बोले हमने टाइम ऑफ सप्लाई तो क्रिएट करा ही नहीं है, जब तक टाइम ऑफ सप्लाई क्रिएट नहीं होगा जीएसटी कैसे ले लोगे आप। तो टाइम ऑफ सप्लाई तो होना ही चाहिए अगर आपको जीएसटी की लायबिलिटी अराइज करवानी। कहते हैं ना बिना लायबिलिटी अराइज करे आप पेमेंट ले कैसे लोगे। अब मान लो गवर्नमेंट ने पेमेंट रिसीव भी कर ली, तो गवर्नमेंट के अकाउंट में तो ये पैसे खड़े हो जाएंगे पेमेंट रिसीव के। पहले लायबिलिटी बुक करोगे तभी तो पेमेंट लोगे, तो लायबिलिटी क्रिएट करना जरूरी है। लास्ट में है इंटरेस्ट वाला केस, बहुत सिंपल है, जिस दिन आपने इंटरेस्ट रिसीव करा है उस दिन मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। अब मैं आपको थोड़ा लिंक करता हूं अपने वैल्यूएशन वाले चैप्टर से। आपको याद होगा इस चैप्टर में पढ़ा था हमने प्राइस प्लस फ्रेट प्लस इंश्योरेंस प्लस फला फला, फिर हमने कहा था प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हमने ऐड करा था। अगर आपने इंटरेस्ट वेव कर दिया है तो ऐड नहीं करा था, अगर आपने इंटरेस्ट लिया है सप्लायर ने तो हम इंटरेस्ट ऐड करते हैं और लेट फीस भी ऐड करते हैं। आप बताओ, थोड़ा लॉजिकल बात करो मेरे से। मैंने कहा जी आज मैं अपनी वैल्यूएशन निकाल रहा हूं, आज मैंने इनवॉइस बनाना है तो वैल्यू लिख रहा हूं, फ्रेट इंश्योरेंस ये वो, और इंटरेस्ट लगना है फ्यूचर में। अब आज के दिन जो मैं सप्लाई निकाल रहा हूं उसका इंटरेस्ट फ्यूचर में लगना है, क्योंकि लेट फीस फ्यूचर में लगनी है। फ्यूचर की जो कैलकुलेशन है पहले कैसे कर दूंगा, तो गवर्नमेंट ने बोला जिस दिन आपने वो लेट फीस या इंटरेस्ट रिसीव करी है, रिसीव कौन करता है, सप्लायर करता है, तो सप्लायर ने जिस दिन लेट फीस रिसीव करी है उस दिन मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई आपके ऊपर लग गया। तो इन केस ऑफ इंटरेस्ट एंड लेट फीस रिसीव वाले दिन हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया, सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आपको समझना है बस। फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, बाकी सारे केस सेम है। फॉरवर्ड चार्ज में हमने देखा एक्चुअल डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, बहुत सिंपल है, पेमेंट यहां पे नहीं देखनी। और फॉरवर्ड रिवर्स चार्ज में देखा हमने कि हमें गुड्स रिसीव कब हुए हैं, पेमेंट हमने एंटर कब करी है और डेबिट कब हुई है, और 31वें दिन विच एवर इज अर्लियर हम मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। वाउचर वाले केस में अगर वाउचर आपका आइडेंटिफाइबल है तो हम देखेंगे डेट ऑफ इशू, आइडेंटिफाइबल है तो डेट ऑफ इशू, आइडेंटिफाइबल नहीं है तो रिडम्पशन वाले दिन हम मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। और रेजोल्यूटरी केस में रिटर्न वाली डेट और पेमेंट वाली डेट, और लास्ट में इंटरेस्ट वाले, इंटरेस्ट के अंदर जब हम रिसीव करेंगे तो मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये हमने करा गुड्स वाला केस। अब हम आगे बात करते हैं सर्विस वाले केस की। सर्विस वाले केस में क्या है उसकी हम बात थोड़ी कर लेते हैं। पहले हम कुछ एग्जांपल देख लें। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है जो हमारा गुड्स वाले केस में आया हुआ है, जो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, वेरी गुड एग्जांपल। एग्जांपल को थोड़ा समझ लेते हैं कि एग्जांपल में क्या दिया हुआ है। एग्जांपल क्या है देखते हैं सर। एडवांस का एग्जांपल है, देखते हैं क्या एग्जांपल है। अ मशीन हैज टू सप्लाई एट साइट, इट इज डन बाय सोर्सिंग ऑफ वेरियस कंपोनेंट फ्रॉम वेंडर एंड असेंबलिंग द मशीन एट साइट, द डिटेल ऑफ वेरियस इवेंट आर एज अंडर। यानी कि ये मैटर मशीन का है, मशीन का मैटर है तो क्या है, गुड्स का मैटर है। गुड्स के मैटर में हम क्या निकालते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं वो हम क्या देखते हैं, फिर पढ़ते हैं। पहले हमने कहा जी
17 सितंबर को हमारे को परचेज ऑर्डर मिला है और हमारे को एडवांस मिला है 50,000 रुपए। हमने कहा जी गुड्स वाले केस में एडवांस को मार दो गोली। गोली मतलब एडवांस को इग्नोर कर दो। एडवांस को इग्नोर कर देंगे। 12 लाख रुपए का गुड्स होना है। परचेज ऑर्डर के लिए हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, कोई जगह नहीं है हमारे दिल में। परचेज वैल्यू को हम परचेज ऑर्डर को हम कुछ नहीं मानते, हम तो इनवॉइस को मानते हैं या इनवॉइस की ड्यू डेट को मानते हैं। परचेज ऑर्डर, पैकिंग ऑर्डर, ये ऑर्डर सब बकवास। उसके बाद एंट्री कर दीजिए इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहे हैं मशीन जो है असेंबल हो गई है, टेस्ट हो गई है और एक्सेप्टेड हो गई है और इनवॉइस रेज हो गया। अब बताओ ये तो हो गई एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस हो गई। और बताओ जब मशीन असेंबल्ड हो गई है, तो इसका मतलब क्या हो गया है, गुड्स एक्चुअली में कंप्लीट हो गया है, गुड्स की सर्विस कंप्लीट हो गई है। क्योंकि असेंबल वाले केस में आप ध्यान रखना, जब गुड्स असेंबल्ड हो जाता है तो हम असेंबल वाले दिन मान लेते हैं कि रिमूवल हो गया है, और अगर रिमूवल हो गया है तो हम मान लेते हैं हमारे को ड्यू डेट अराइज। तो ये हो गई हमारी ड्यू डेट और ये हो गई हमारी इनवॉइस की डेट। इन दोनों में से जो भी पहले है वो क्या है, 20 अक्टूबर पहले है, तो हमारा आंसर होगा 20 अक्टूबर। इसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। एडवांस को हमें इग्नोर करना है क्योंकि गुड्स वाले केस में अमेंडमेंट आ गई है। गुड्स वाले केस में हम एडवांस वाली पेमेंट को इग्नोर कर देंगे। बात क्लियर है? तो सिंपल है, ड्यू डेट और इनवॉइस की एक्चुअल डेट। ये ड्यू डेट हमने कहां से निकाली, सेक्शन 31 पढ़ के, वहां पे लिखा हुआ था गुड्स रिमूव हो जाता है। गुड्स हमारा यहाँ पे असेंबल हुआ, टेस्ट हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है, तो मान लेंगे जहां पे असेंबल हुआ है गुड्स, जहां पे टेस्ट हुआ है उसी को हम मान लेते हैं, उस डेट पे गुड्स की सर्विस कंप्लीट हो गई है। एक बात नोट कर लो, अलग से बता रहा हूं आपको मैं, जो वहां पे शायद क्लियर नहीं हुई थी। अगर हम गुड्स असेंबल या फिर इंस्टॉल करके दे रहे हैं, तो जहां हम इंस्टॉल कर रहे हैं, अगर हमने इंस्टॉलेशन साथ में दी है तो इंस्टॉलेशन वाली साइट को ही हम मानते हैं कि वहां पे हमारा इनवॉइस जनरेट होना है। जैसे मान लो मैंने एक एसी खरीदा और एसी जो सर्विस मैंने ली, मैंने कहा जी एसी को मेरे को अब इंस्टॉल करके दो। तो अगर मैंने विद इंस्टॉलेशन लिया एसी, तो जब वो इंस्टॉल हो जाएगा तब हम बोलेंगे कि उस टाइम पे वो गुड्स की डिलीवरी पूरी हो गई है और गुड्स का इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट था। असेंबली में और इंस्टॉलेशन वाले केस में हम तभी इनवॉइस इशू करते हैं जब असेंबल हो जाता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इस तरह के बड़े क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है, और इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में तो आपको इनको लास्ट में अटेम्प्ट करना होता है। स्टार्टिंग में आग में हाथ मत डालो, पहले कॉन्फिडेंस ले लो छोटे छोटे क्वेश्चनों से। जब छोटे प्यादे मर जाए तभी रानी राजा को मारा जाता है। आपने गेम खेली होगी शतरंज की। शतरंज की गेम में क्या करते हैं हम, पहले प्यादों को मारते हैं। अगर आप सीधा रानी के ऊपर कूद जाओ तो रानी आपको खत्म कर देगी, या राजा खत्म कर देगा आपको, या उसके जो हाथी हैं वो खत्म कर देंगे। तो हमेशा पहले एग्जाम में प्यादे को मारो, यानी कि बहुत आसान क्वेश्चन को पहले खत्म करो। फिर उसके बाद घोड़े को मारो, यानी कि थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। फिर उसके बाद देखो जी किसको मारना है, हाथी को, रानी को, राजा को। लास्ट में आ जाओ बड़े क्वेश्चन पे और टफ क्वेश्चन पे। आप क्या करते हो, पहले बड़ा क्वेश्चन उठा लोगे और बाद में बोलोगे प्यादे को मारता हूं मैं। अरे तुम जिंदा रहोगे तब तो प्यादे को मारोगे भाई। तो ध्यान रखना, आपको हमेशा जो टफ क्वेश्चन है एग्जाम में, टफ क्वेश्चन को हमेशा लास्ट में उठाना है। पता कैसे लगेगा, एक झलक से पता लग जाता है कि क्वेश्चन में कुछ टेक्निकलिटी है, इसको आप छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, आसान क्वेश्चन कर लो। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जी टफ क्वेश्चन को। मेरे लिए टफ क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें टफ नहीं है तो ये क्वेश्चन इजी, बट मैंने पहली बार क्वेश्चन देखा था तो मैं खुद अटक गया था इस क्वेश्चन में। बताऊंगा क्यों क्यों अटक गया था, खुद बताऊंगा मैं आपको। गैस सप्लाइड बाय पाइपलाइन, यानी कि क्वेश्चन क्या है, गुड्स का क्वेश्चन है। पहली बात तो होगी गुड्स का क्वेश्चन है। कह रहे मंथली पेमेंट आर मेड, कह रहे जी पेमेंट जो होती है वो मंथली होती है एज पर कॉन्ट्रैक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट है तो कंटिन्यूअस सप्लाई
हो सकता है, अभी चेक करेंगे। एवरी क्वार्टर, क्वार्टर की बात कर रहा है यानी कि रेकरिंग की बात हो रही है, रेकरिंग की बात हो रही है। इनवॉइस इशू हो जाता है सप्लायर के द्वारा और स्टेटमेंट इशू हो जाती है, इसको बोलते हैं सक्सेसिव स्टेटमेंट, सक्सेसिव स्टेटमेंट। उसके बाद पेमेंट हो जाती है और रेसिपिएंट हैज टू पे डिफरेंशियल अमाउंट इफ है। देखो इतनी कहानी सुना दी इस क्वेश्चन ने। इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी टफनेस यही है, कमजोरी यही है कि इस क्वेश्चन ने जो फालतू की कहानी जो सुनाई है ना, इससे थोड़ा दिमाग चकरा जाता है आपका, यानी क्या हो रहा है। जब कहानी में दिमाग चकराए तो मेन कंसेप्ट पे आ जाओ, दिमाग हल्का हो जाएगा। हमने कहा जी इसको पेमेंट मिली है, पहले अपना प्रोविजन लिख लो। प्रोविजन क्या है हमारा? सिंपल, ड्यू डेट, ड्यू डेट और एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। ये एक्चुअल डेट हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये एक्चुअल डेट हमें क्वेश्चन में गिवन है। कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशूड बाय सप्लायर विद इनवॉइस फॉर क्वार्टर जुलाई टू सितंबर, यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर का इनवॉइस इसने इशू कर दिया है। किस तारीख को? 3 अक्टूबर को। यहां लिख लो 3 अक्टूबर। इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में आपको यही सावधानी रखनी है कि आपको अपने वर्किंग नोट प्रॉपरली बनाने, आपको रफ काम ठीक से करना है, तभी क्वेश्चन आपका ठीक होगा, अदरवाइज क्वेश्चन में गलती कर जाओगे आप। तो मेरी एक्चुअल डेट क्या है जी इनवॉइस की? 3 अक्टूबर है। ये कौन से पीरियड की है? जुलाई, अगस्त और सितंबर पीरियड की ये मैंने इनवॉइस इशू कर दिया। अब हमें निकालना है व्हाट इज माय ड्यू डेट। ये निकालने के लिए मुझे रिवाइज करना पड़ेगा अपना कंसेप्ट। अगर मेरी ड्यू डेट असर्टेनेबल है तो मैं कहता हूं मेरी ड्यू डेट ही है, मेरी ड्यू डेट जो मेरे असर्टेनेबल है, तो जिस दिन मेरी पेमेंट ड्यू डेट ड्यू होगी उस दिन मान लूंगा मेरी ड्यू डेट अराइज होगी। तो देखते हैं पेमेंट का ड्यू डेट कब है। हमने कहा जी पेमेंट की ड्यू डेट है क्वार्टर में, पेमेंट की ड्यू डेट बताइए इसने कि हर क्वार्टर में पेमेंट ड्यू होगी। तो पेमेंट क्वार्टर में ड्यू होगी और पेमेंट एक्चुअली में हुई कब है? 5 अगस्त को हुई है, ठीक है जी, 5 अगस्त को हुई है, 5 सितंबर को हुई है और 5 अक्टूबर को हुई है। ये अलग अलग डेट पे पेमेंट हुई है। तो आपने गौर किया होगा कि अलग अलग डेट पे पेमेंट हुई है, तो पेमेंट वाले दिन हम मान लेते हैं कि आपका ड्यू डेट अराइज हो गई। मतलब आपको इन ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जब आपने पेमेंट रिसीव कर ली है, पेमेंट रिसीव कर लिया आपने 5 अगस्त को, 5 सितंबर को और अक्टूबर को, तो यहां पे लिख लूंगा मैं, यहां पे लिख लूंगा मैं 5 अगस्त, ठीक है जी, 5 सितंबर और 5 अक्टूबर। ये मेरी इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने पेमेंट रिसीव करी है इस डेट पे, तो मेरा इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था इस डेट पे। इसको बोलूंगा ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। अब मैंने कहा जी मेरा जो, अब इसको करने का तरीका क्या है, क्वेश्चन करने का तरीका क्या तरीका है दिखाता हूँ, लेट मी शो यू तरीका। हम करेंगे मंथ वाइज मंथ। हमने कहा जी हमारा जो मंथ है यहाँ लिखते हैं ड्यू डेट, यहां लिखते हैं एक्चुअल डेट। मैंने कहा जी मेरी जो ड्यू डेट, एक्चुअल डेट है इनवॉइस की, वो जुलाई की, जुलाई से के बाद अगस्त की और सितंबर की। मेरी एक्चुअल डेट है, एक ही डेट है मेरी, 3 अक्टूबर। तो मैं लिखूंगा 3 अक्टूबर जुलाई का इनवॉइस मैंने इशू करा, 3 अक्टूबर को ही मैंने इनवॉइस इशू करा अगस्त का, और 3 अक्टूबर को ही मैंने इनवॉइस इशू करा सितंबर का। ये हो गई मेरी एक्चुअल डेट, इन मंथ की एक्चुअल डेट हो गई, ठीक है जी। इस डेट पे मैंने एक्चुअली में इनवॉइस इशू करा है, बट करना कब चाहिए था? जब मैंने पेमेंट रिसीव कर ली उस दिन मुझे करना चाहिए था। तो पेमेंट रिसीव करी मैंने 2 लाख रुपए, तो मैंने पेमेंट रिसीव करी 5, ये मैंने रिसीव करी है फॉर ईच मंथ। तो 5 अगस्त को पेमेंट रिसीव करी है जुलाई के लिए, तो 5 अगस्त, अगस्त के लिए करी है मैंने 5 सितंबर, सितंबर और सितंबर के लिए करी है मैंने 5 अक्टूबर।
अब हमें कंपेयर करना है विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में जो भी पहले है, तो पहले क्या है 5 अगस्त, पहले क्या है 5 सितंबर, और पहले क्या है 3 अक्टूबर। यहाँ पे क्या है 3 अक्टूबर। तो थोड़ी सी गलती यहाँ पे क्या हो जाती है, जब हम इस क्वेश्चन को करते हैं ना, तो क्वेश्चन में हम ये वर्किंग नहीं करते। ये वर्किंग ना करने की वजह से, ये मंथ वाइज वर्किंग करनी है आपको। आपको देखना है कि मंथ वाइज मेरी इनवॉइस की ड्यू डेट क्या है सेक्शन 31 के हिसाब से, और इनवॉइस एक्चुअली में कब इशू हुआ है, और उन दोनों का कंपैरिजन मुझे मंथ वाइज, अगर आपको क्वार्टर दिया है तो मंथ वाइज उसका कंपैरिजन आपको करना है। ये कंपैरिजन करने के बाद मेरा आंसर जो भी लोअर होगा, ये लोअर है, ये लोअर है, और इस केस में ये लोअर। एक्चुअली में ये तीनों ही लोअर है, मेरे तीनों केस में लोअर है। तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा, ये तीनों डेट मेरी क्या है एक्चुअली में, यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा, और 2 लाख रुपए, ये बात कर रहा हूँ 2 लाख रुपए की, तो 2 लाख रुपए के लिए मेरा ये टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन टेक्निकल है। टेक्निकल क्यों है क्वेश्चन ये, क्योंकि इसमें घुमाया हुआ है क्वार्टर में और मंथ में, और इन डेटों में आपको थोड़ा घुमाया हुआ है, इसलिए आपको लग रहा है। पर अगर आप चार्ट ऐसा बना के आओगे पेपर में, चार्ट ऐसा बना के आओगे मंथ वाइज, और ये लिख के आओगे ड्यू डेट एक्चुअल डेट और कंपेयर करके आओगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल। अब देखते हैं इसका आंसर क्या लिखा होगा। As per section 31 subsection 4, in case of continuous supply of goods or services, invoice shall be issued before or when the statement is account of issued। हमने पढ़ा हुआ है पेमेंट और सक्सेसिव स्टेटमेंट विच एवर इज अर्लियर को हम मानते हैं डेट ऑफ इश्यू। Hence 3rd अक्टूबर इज द करेक्ट इनवॉइस डेट। हमने 3rd अक्टूबर को इनवॉइस इशू करा है, ठीक है जी। तो स्टेटमेंट हमने इशू करी है इस दिन पे, बट पेमेंट हमने कर ली है पहले। तो हम बोलेंगे टाइम ऑफ सप्लाई विल बी, क्या बोला 5 अगस्त, यानी कि यहां लिखा हमने 5 अगस्त, ये पहले है हमारा, ये हमारा पहले है। इस केस में ये पहले है तो ये आएगा, इस केस में ये पहले है, ये आएगा, और इस केस में ये पहले है तो ये आएगा। यहां पे 6 अक्टूबर लिखा हुआ है ड्यू डेट पे, और यहां लिखा हुआ है 3rd अक्टूबर। फिर भी हमने 6 अक्टूबर लिया है। उसका कारण क्या है, व्हाट इज द कारण? कारण क्या है कि हमने बोला कि हमारी ड्यू डेट है, हमारे एक्चुअल डेट तो 3rd अक्टूबर है, तो हमने इनवॉइस इशू कर दिया है, और होना चाहिए था 6 अक्टूबर को, क्योंकि 6 अक्टूबर को हमारा पेमेंट रिसीव हो गई है। तो इनमें जो भी पहले है, आई थिंक ये जो आंसर है ये गलत दिया है इंस्टीट्यूट ने। इट शुड बी 3rd अक्टूबर, इट शुड बी 3rd अक्टूबर। ये मैं चेक कर लूंगा। आई थिंक दिस आंसर इज रॉन्ग गिवन बाय आईसीआई, क्योंकि मैंने आईसीआई से क्वेश्चन उठाया, ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे 3rd अक्टूबर आना चाहिए, क्योंकि 3rd अक्टूबर इज विच एवर इज लोअर। इन दोनों में जो भी पहले है, पहले क्या है मेरा, पहले मेरा 3rd अक्टूबर है, तो 3rd अक्टूबर होना चाहिए यहाँ पे मेरे हिसाब से। तो आई थिंक दिस आंसर इज, ये आंसर चेक करना पड़ेगा, ये मुझे गलत लग रहा है, दिस इज रॉन्ग आंसर। ये आंसर होना चाहिए 3rd अक्टूबर। उसके बाद कह रहा है 2 लाख की बात हो गई, 2 लाख की बात हो गई। उसके बाद कह रहा है कि डिफरेंशियल पेमेंट हमें मिली है 56,000 रुपए की जुलाई और सितंबर मंथ के लिए, यानी कि हमें कुछ पेमेंट मिली है। मैं दोबारा करता हूँ, 56,000 रुपए की बात करूँ, 56,000 रुपए मिले हैं हमारे को। तो इसकी एक्चुअल डेट क्या है और ड्यू डेट क्या है, कैसे कर लेते हैं? इसकी ड्यू डेट क्या है और एक्चुअल डेट क्या है? ड्यू डेट क्या होगी इसकी, पेमेंट रिसीव और सक्सेसिव स्टेटमेंट विच एवर इज लोअर। तो ड्यू डेट हो गई 3 अक्टूबर, और एक्चुअल डेट क्या है, एक्चुअल डेट भी 3 अक्टूबर है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 56,000 रुपए की, और 56,000 रुपए की जो मंथ है वो सितंबर मंथ है, और सितंबर मंथ का जो इनवॉइस है वो इशू हो गया एक्चुअली में 3 अक्टूबर को, और जो इसका ड्यू डेट होगी इनवॉइस की वो क्या होगी, सक्सेसिव स्टेटमेंट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट कब मिली है हमारे को, पेमेंट मिली है हमारे को 17 अक्टूबर को, और स्टेटमेंट इशू हो गई है 3 अक्टूबर को। तो 3 अक्टूबर सक्सेसिव स्टेटमेंट
और इनवॉइस डेट विच एवर इज अर्लियर, तो आपका जो आंसर आएगा वो 3 अक्टूबर ही आएगा। तो इन केस ऑफ ये 56,000 रुपए का जो आंसर है आपका, ये 56,000 रुपए का टाइम ऑफ सप्लाई भी आपका 3 अक्टूबर को आएगा। मुझे डाउट है इस पे, इनवॉइस इज इशूड ऑन 26, ये मुझे डाउट है इस पे। ये आई विल चेक विद यू, चेक विद आईसीआई कि इन्होंने यहाँ थोड़ी गलती करी है। यहाँ पे ये 3 अक्टूबर होना चाहिए, क्योंकि हमारा कंपैरिजन कर रहे हैं जब हमारा, तो विच एवर इज अर्लियर में 3 अक्टूबर आ रहा है। तो आई विल चेक दिस एंड आई क्लैरिफाई। आई थिंक ये क्वेश्चन गलत है, ये आंसर गलत है, हमें चेक करना पड़ेगा एक बार। तो आगे चलते हैं दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया कंटिन्यूअस सप्लाई का एक क्वेश्चन। लेट डिस्कस मोर क्वेश्चन ताकि हमें मोर क्लैरिटी मिले। ये एग्जांपल है टाइम ऑफ सप्लाई, सिंपल एग्जांपल है। 4 मई को हमने क्या किया है, इनवॉइस रेज करा है। इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज सप्लायर का इनवॉइस है, ठीक है, और गुड्स रिसीव हुआ है 12 जून को और पेमेंट हुई है 3 जुलाई को। तो पहले हम निकालेंगे सप्लायर के इनवॉइस से 31st डे। वो हम कैसे निकालते हैं उसमें आपको समझ में आ गया है। पहले हम निकालेंगे मई के महीने में, मई के महीने निकालेंगे हम, मई का महीने 31 का होता है, 31 माइनस 4, ये आपका आ गया 27। 27 डेज हो गए आपके मई में। के बाद जून में आपके हो जाएंगे 30 दिन पूरे करके आपके, ये हो गए आपके, तो 4 जून को आपका, 4 जून लिख लो यहाँ पे, 4 जून को आपका 31वां दिन हो जाएगा और 31वें दिन से टाइम ऑफ सप्लाई हो सकता है। उसके बाद ये हो गया आपका जो गुड्स रिसीव करा है 12 जून, ये हो गया 4 जून, ये हो गया 12 जून और ये हो गया 3 जुलाई। तो हमारा आंसर हो गया, हमारा टिप हो गया टाइम ऑफ सप्लाई 4 जून हमारा आंसर हो गया, विच एवर इज अर्लियर 4 जून। तो सिंपल है, आपको निकालना आना चाहिए। निकालना कैसे है, हमारे को 31वां दिन हमें कैसे निकालना है ये मैंने आपको सिखा दिया। अगर आपको अभी भी डाउट है इसके ऊपर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये हमारा आंसर है, सिंपल। फिर हम बात कर लेते हैं वाउचर्स की। वाउचर केस में है कि एएसएमई सेल्स लिमिटेड ने फूड वाउचर दिए हैं अपने एम्प्लॉइज को, और ये कूपन जो है ये परचेज हो जाएंगे एनी फूड आइटम, यानी कि फूड आइटम यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफाइबल है। तो हम मान लेंगे डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर को मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि फूड वाउचर लिखा हुआ है और ये आइडेंटिफाइबल है कि ये यहाँ से हम क्या खरीद सकते हैं, तो हम डेट ऑफ इश्यू वाले दिन मान लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है, हमने कहा जी पिज्जा खरीदना है, हमारे को पिज्जा खरीदना है। तो पिज्जा मतलब एक मिनट रुको, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एनी फूड आइटम इन द आउटलेट द पार्ट प्रोग्राम एज अ सप्लाई अगेंस्ट द कूपन शैल बी रिटर्न इज नॉट नोन। यहाँ पे कह रहा है कि एनी आइटम, यहाँ पे वर्ड है एनी आइटम, मतलब फूड के अंदर भी बहुत सारे जीएसटी क्रेडिट होते हैं अलग अलग, 18%, 5%, 12%। तो आपको ये नहीं पता कि कौन सा फूड आप खरीदने वाले हो, उसका मतलब इट इज नॉट आइडेंटिफाइबल। तो हम रिडम्पशन वाले दिन मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। इस एग्जांपल के अंदर क्या है, पिज्जा वाला केस है, पिज्जा हम खरीद सकते हैं। तो पिज्जा पता है हमें, आइडेंटिफाइबल है कि पिज्जा ही खरीदना है, और पिज्जा का रेट हमें जीएसटी का पता है पहले से। तो टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा, जब आपने वाउचर इशू करा है उस दिन आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। तो ये सारे एग्जांपल हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं रेज्यूटरी का भी। एक इन्वेस्टिगेशन हुई है, इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि कोई सीक्रेट रिमूवल हुई है, सप्लायर ने कोई सीक्रेट रिमूवल कर दी है, मतलब चोरी से कोई गुड्स रिमूव कर दिया है और वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। बाद में पता लगा कि जो उसने टैक्स, उसके यहाँ पे इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई, तो उसने अपने मर्जी से टैक्स पे कर दिया है, वॉलंटरी टैक्स पे कर दिया है। तो हम बोलेंगे अगर उसने वॉलंटरी टैक्स पे कर दिया है तो जिस दिन उसने टैक्स पे करा है उस दिन मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, जब टैक्स पे करा है मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। ये एग्जांपल है इंटरेस्ट का। मिस्टर एक्स ने सप्लाई ऑफ गुड्स करे 1 जुलाई को और उसने बोला पेमेंट मैं 30 दिन में ले लूंगा। उसके बाद उसने 30 दिन पेमेंट नहीं करी तो वो इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट जो होगा वो कब, टीओएस कब होगा उसका,
जब वो इंटरेस्ट पे हुआ है, वो पे हुआ है इंटरेस्ट 1 सितंबर को, तो मान लेंगे टीओएस 1 सितंबर इज माय टीओएस। तो इंटरेस्ट और लेट फीस के केस में जब हमने इंटरेस्ट को और पेमेंट को रिसीव करा है, पे करा है, उस दिन मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। ये बहुत सिंपल है। तो ये हमने कर लिया गुड्स के प्रोविजन। हम करते हैं सर्विस। तो अब हम करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सेम सेक्शन है, सेक्शन 13 है इसका। यहां पे लिखा है अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डे। फॉरवर्ड चार्ज के केस में क्या है, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डे। इसमें गवर्नमेंट ने 2 पॉइंट बनाए। अगर आपका टाइम पे इनवॉइस इशू हो गया है, सेक्शन 31 के हिसाब से आपका इनवॉइस इशू हो गया है, और वो टाइम लिमिट क्या है सर, 45 दिन, 30 दिन, और कंटिन्यूस सप्लाई के केस में क्या था, याद होगा आपको, ड्यू डेट, पेमेंट की डेट और इवेंट कंप्लीट वाली डेट, ये हमने पढ़ी थी वहां पे। उस डेट पे आपका इनवॉइस बन गया है, जो सेक्शन 31 में पढ़ के आए हैं, अगर उस डेट पे बन गया है तो हम लेंगे डेट ऑफ इश्यू ऑफ। मतलब आपको एग्जाम में ये देखना है कि पहले ही देखो कि उसका टाइम पे इनवॉइस बन गया है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए सेक्शन 31 में टाइम पे डेट इनवॉइस कब माना जाता है। तो आपका अगर टाइम पे इनवॉइस बन गया है तो हम लेंगे डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर हम ले लेंगे, विच एवर इज अर्लियर ले लेंगे। अब सर पेमेंट का मतलब क्या होता है, पेमेंट का मतलब 2 होते हैं। पहला होता है आपका एंट्री इन बुक्स। एंट्री इन बुक्स, किसकी बुक्स, अरे भाई साहब सप्लायर की बात कर रहे हैं, तो सप्लायर की बात करेंगे ना, सप्लायर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सप्लायर की बुक्स में एंट्री कर दी है, या फिर सप्लायर के बुक से पैसा कट गया, मिलेगा उसको, उसको मिलेगा, सप्लायर को पैसा मिलता है, ये पढ़ के आ चुके हैं एक्सपर्ट लेवल पे। सप्लायर वो होता है जिसको पैसा रिसीव होता है। तो एंट्री कर ली है सप्लायर ने अपनी बुक्स में, या क्रेडिट कर ली है, विच एवर इज अर्लियर। तो पेमेंट वाले केस में हमेशा आपको चेक करना है एंट्री और बैंक, एंट्री और बैंक, एंट्री और बैंक, दोनों में से जो भी पहले है उसको हम पेमेंट मानते हैं। जो भी आंसर हमारा यहां से आएगा आंसर, उसको हम यहां लिख देंगे। तो पेमेंट और डेट ऑफ इश्यू विच एवर इज अर्लियर, इसको मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। ये जो कंसेप्ट है ये गुड्स में नहीं है, सर्विस में है, क्योंकि सर्विस के केस में हम 30 दिन का टाइम देते हैं, 45 दिन का टाइम देते हैं। गवर्नमेंट ने बोला अगर हम टाइम पे बिल इशू कर दोगे तो उस दिन मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, जिस दिन आपने बिल इशू कर दिया। भले ही आपने 15 दिन में कर दिया हो, 20 दिन में कर दिया हो, 29 दिन में कर दिया हो, या 30 दिन में कर दिया हो, हम उस दिन मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। बट अगर आपने गलती से भी इनवॉइस लेट इशू कर दिया, गलती से भी लेट इशू कर दिया, लेट का मतलब क्या है, बियॉन्ड 30 डेज, बियॉन्ड 35-45 डेज, या फिर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में जो इवेंट दिया हुआ है उसके बियॉन्ड आप चले गए हो, गवर्नमेंट ने बोला अब हम आपसे चिढ़ जाएंगे, अब आपसे चिढ़ जाएंगे मतलब हम नाराज हो जाएंगे आपसे। हम बोलेंगे जिस दिन आपकी सर्विस कंप्लीट हुई है उस दिन ही मान लेंगे टाइम ऑफ। हम जिस दिन आपकी सर्विस कंप्लीट हुई है, मैंने कहा जी मेरी सर्विस कंप्लीट यहाँ पे हुई है और मुझे मिलते हैं 30 दिन इनवॉइस बनाने के लिए, मैंने इनवॉइस बना दिया यहाँ पे, तो गवर्नमेंट ने बोला इसको मान लो टाइम ऑफ सप्लाई। जिस दिन आपका इनवॉइस बन के तैयार हुआ है उस दिन मान लो टाइम ऑफ सप्लाई। आपने क्या करा जी, आपने इनवॉइस बनाया 32वें दिन, गवर्नमेंट कह रही है अब आपने गलती कर दी, आपने इनवॉइस बनाने में लेट कर दिया, हमने आपको 30 दिन का टाइम दिया था, आप कह रहे थे मैं इनवॉइस बनाऊंगा 32वें दिन। गवर्नमेंट ने बोला अब हम इसको नहीं मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, अब हम मानेंगे इसको टाइम ऑफ सप्लाई। जब आपकी सर्विस कंप्लीट हुई थी, सर्विस कंप्लीट हुई थी उस डेट को मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। गलती मत करना ये वाली, कभी भी सर्विस का अगर आपने इनवॉइस टाइम पे रेज नहीं करा तो जिस दिन आपने सर्विस दी थी उस दिन हम मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। सर ये सर्विस कंप्लीट कब मानी जाती है, सर्विस कंप्लीट पे बड़े चैलेंज आते हैं हमारे को। क्वेश्चन में अलग अलग कहानी सुनाएगा आपको, वो कहेगा जैसे मान लो मेरे घर पे एक एसी ठीक करने आया, तो एसी ठीक करने आया, मैंने कहा यार चेक कर एसी में क्या खराबी है, चेक किया उसने, एसी में चेक किया, कह रहा है भाई साहब इसका ना एक पुर्जा खराब हो गया, वो बाजार से आएगा,
तो मैं कल आऊंगा आपके पास। अब पहली विजिट कंप्लीट हो गई इसकी, तो मैं कल आऊंगा सर आपके पास। तो क्वेश्चन ने बोला जी वो 3 मार्च को आया मेरे पास, उसने विजिट कर दिया मेरे पास, और उसके बाद वो 4 मार्च को आया और उसने एसी को एक्चुअली में ठीक कर दिया। अब बताओ मेरी सर्विस कंप्लीट कब मानी जाएगी, 3 मार्च को या 4 मार्च को? अरे लॉजिकल सी बात है भाई साहब, जब आप पुर्जा लगाओगे एसी में ठीक होएगा एसी मेरा। अभी तो आपने एसी चेक किया है, रिपेयर तो किया ही नहीं आपने। आप कह रहे हो पुर्जा मैं लाना भूल गया, मशीन लाना भूल गया, तो आप दोबारा कल आओगे। जब कल आप आओगे, सर्विस कंप्लीट करोगे, तभी तो कंप्लीट मानूंगा मैं। आपको लग रहा हो क्या बच्चों वाले एग्जाम्पल कर, ये बच्चों वाले एग्जाम्पल एग्जाम में याद नहीं आएंगे आपको। तो एग्जाम में आप घूम जाओगे, आपको एग्जामिनर 2 डेट दे देगा कि इस डेट पे वो आया, इस डेट पे सर्विस कंप्लीट हुई, बताओ व्हाट इज ड्यू डेट। आप सोचोगे यार दोनों होनी चाहिए, दोनों नहीं होंगी। जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई है उस दिन मानेंगे डेट ऑफ प्रोविजन। तो डेट ऑफ प्रोविजन से हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अगर आपने एक दिन भी लेट कर दिया इनवॉइस इशू करने में, 30 दिन का टाइम दिया आपको मैंने, आपने एक दिन भी लेट कर दिया, तो हम पीछे वाली डेट से टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। तो यहां पे लिख लो कंप्लीशन डेट। और कंप्लीशन डेट क्या होती है वो आप समझदार हो। कंप्लीशन डेट आपको दी होती है या आपको पकड़नी पड़ेगी एग्जाम में कि मेरी सर्विस कंप्लीट कब हुई है, ये मेरे को सोचना पड़ेगा। उसके बाद है डेट ऑफ पेमेंट, उसमें वही कहानी है सेम टू सेम, एंट्री इन द बुक्स और क्रेडिट इन द अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर। तो अगर मेरा इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है तो इनवॉइस वाली डेट, या अगर इनवॉइस इशू टाइम पे नहीं हुआ तो कंप्लीट सर्विस वाली डेट मुझे लेनी है, ये ध्यान रखना। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन केस ए बी डू नॉट अप्लाई रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज इन द बुक्स ऑफ किसकी बुक्स में, रेसिपेंट की बुक्स में जो एंट्री हमने करी है उसको मान लेंगे एंट्री इन रेसिपेंट बुक्स, मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी। केजरीवाल जी कमिश्नर भी रह चुके हैं, इनकम टैक्स में कमिश्नर रह चुके हैं, पता होगा आपको। तो उन्होंने एक किस्सा शेयर किया था बहुत पहले, मुझे याद है, मैंने इस बात को यहां लिंक करने की कोशिश करूंगा आपको। उन्होंने कहा था जी एक इनकम टैक्स की रेड हुई एक बंदे के पास, उस बंदे का नाम है मान लो ABC लिमिटेड। यहां पे इनकम टैक्स की रेड हुई और इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, उनकी एक डायरी पकड़ी गई, डायरी। ये रियल बता रहा हूँ, रियल केस है ये, मैं नाम चेंज कर रहा हूँ जानबूझ के, नाम कुछ और है बट मैं आपको बता रहा हूँ एग्जांपल से। तो ABC लिमिटेड के इनकम टैक्स की रेड पड़ी, वहां पे डायरेक्टर की डायरी में लिखा हुआ था कि आई हैव पेड 2 करोड़ टू मिस्टर ए। मान लो मिस्टर ए, मैंने मिस्टर ए को 2 करोड़ रुपए दिए। ये बात लिखी हुई थी इनकम, ये बात लिखी डायरेक्टर की डायरी में, बात लिखी हुई थी। ये डायरी इनकम टैक्स वालों के हाथ में लग गई और इनकम टैक्स वालों ने मिस्टर ए के यहाँ पे छापा मार दिया और उससे पूछा कि हमारे हिसाब से आपको 2 करोड़ रुपए मिले हुए हैं, इसका मतलब आप सप्लायर हो, क्योंकि जिसको पैसे मिलते हैं वो सप्लायर होता है, और आपको तो जीएसटी भी नहीं दी आपने। तो इनकम टैक्स वालों ने जीएसटी को बोला, जीएसटी वाले पहुंच गए ए वाले के पास कि दिखाओ जी अपना इनवॉइस दिखाओ। कह रहा जी इनवॉइस तो मेरे पास है नहीं। दिखाओ जी पेमेंट दिखाओ, पेमेंट भी नहीं है जी, मैंने रिकॉर्ड नहीं करी। दिखाओ जी बैंक अकाउंट दिखाओ, वो भी नहीं है जी मेरे पास। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट कहेगी जो डायरी के अंदर इस बंदे की ABC लिमिटेड जो रेसिपेंट है सर्विस का या गुड्स का, उसके डायरी में जो एंट्री हो रखी है, उसकी डायरी में जो एंट्री हो रखी है उस एंट्री को मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। बड़ा डेंजरस प्रोग्राम। हमने कहा जी सप्लायर की बुक्स में ना तो इनवॉइस बना हुआ, ना पेमेंट की एंट्री है, ना पेमेंट क्रेडिट हुई है, ना कोई कहानी है। जो सप्लायर का रेसिपेंट है उसके अकाउंट्स में कोई एंट्री मिल गई और उसमें लिखा हुआ है ये सर्विस मैंने रिसीव करी है मिस्टर ए से, तो ए की बुक्स में मान लिया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। किसके बिहाफ पे, रेसिपेंट की बुक्स के बिहाफ। तो ध्यान रखना जब रेड पड़ती है किसी भी और बंदे के ऊपर तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी आ सकता है। यही प्रोविजन को लॉ ने यहाँ पे लिखा है
ताकि कोई बंदा बच ना पाए। अब मैं आपको सुनाता हूँ कहानी 1000 रुपए की, जो काफी टाइम से मैं आपको बोल रहा हूँ कि कराऊंगा। लेट मी एक्सप्लेन यू इसकी कहानी क्या है। मैंने कहा जी एक मेरा मोबाइल का बिल आता है। मेरा मोबाइल का बिल आया, मान लो एग्जाम्पल के लिए 11,220 रुपए, ये मेरा मोबाइल का बिल आया। और मैंने कहा 11,220 का बिल कहाँ आता है आजकल? अरे मान लो आ गया, इंटरनेट लगाया हुआ, कुछ और हो गया काम, मान लो बिल आ गया। तो 11,000 रुपए का बिल आया मेरा। मैंने कहा यार मैं ना राउंड ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ता, मुझे राउंड ऑफ पसंद नहीं है। मैंने ये 11,000 रुपए के बिल की पेमेंट एयरटेल को, मैंने कहा एक काम करो, मेरे से आप ना इकट्ठे ले लो, आप मेरे से इकट्ठे ले लो 12,000। अब बताओ एयरटेल वाले मना कर देंगे? नहीं नहीं भाई साहब, आपका बिल तो 11,220 का है, तो 11,220 ही दो ना, आप मुझे 1,000 रुपए, आप मुझे एक्स्ट्रा पैसे क्यों दे रहे हो? तो 11,220 का बिल मैंने 12,000 रुपए मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिए। अब बताओ मैंने कितने रुपए गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा दे दिए, तो एयरटेल को मैंने एक्स्ट्रा दे दिए 11,000 माइनस 11,000। बेसिकली मैंने 780 रुपए एडवांस में दे दिए। किसको दे दिए? एडवांस टू एयरटेल। ये बिलिंग हो रही है मेरी मार्च महीने की, और मैंने पेमेंट भी कर दी है मार्च महीने। गवर्नमेंट बोलेगी आपके ऊपर सेक्शन 13 लग जाएगा। सेक्शन 13 बोलता है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सर वो गुड्स वाले केस में तो उड़ा दिया आपने, वहां तो एडवांस गिनते ही नहीं है, बट सर्विस वाले केस में हम एडवांस देखते हैं। अब बताओ इस एडवांस पे जो एयरटेल को एडवांस मिला है, ये एडवांस मिला है राउंड ऑफ की वजह से, क्या इसके ऊपर हम अप्रैल में लगाएं टीओएस या मार्च में लगा दें टाइम ऑफ सप्लाई? आप बोलोगे सर प्रोविजन पढ़ के लगता है पता कि इस बिल पे जो 780 रुपए ज्यादा मिले एयरटेल को, इसका टीओएस तो मार्च में होना चाहिए। वहां लिखा हुआ है पेमेंट रिसीव और बिल डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। गवर्नमेंट ने एक प्रोवाइजो ऐड किया। इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला इसका टीओएस अगले नेक्स्ट बिलिंग में कर ले। बड़ी हार्डशिप होगी एयरटेल को। अगर एयरटेल ऐसे राउंड ऑफ के फिगर में जो पेमेंट ली है उसने, अगर उसका इनवॉइस अभी करने लग गया तो बड़ी दिक्कत होगी उसको। गवर्नमेंट ने बोला 1,000 रुपए तक का एडवांस अगर आपको इस तरह का आया है, जो कि एडवांस आपका 1,000 रुपए तक का इस तरह का आया है, जो आपका किसी बिलिंग के अगेंस्ट राउंड ऑफ में आया है, तो उसकी बिलिंग आप नेक्स्ट वाले टाइम ऑफ सप्लाई नेक्स्ट बिलिंग में कर लेना। ये बात इस सेक्शन में लिखी हुई है, मैं आपको पढ़वा देता हूँ। क्या लिखा हुआ जी? पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड वेयर द सप्लायर of taxable supply receives amounts of 1,000 in excess of amount indicated in the taxation code। याद करना, ये जो 1,000 रुपए मिले हैं ये इनवॉइस के अगेंस्ट मिले हैं। अगर मान लो आपने एडवांस जाके दे दिए 1,000 रुपए डॉक्टर को कि ये 1,000 रुपए डॉक्टर गिन लो, 1,000 रुपए ले लो, तो उस पे तो टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। बट अगर आपने किसी इनवॉइस के अगेंस्ट दिए हैं जो कि राउंड ऑफ में आपने बढ़ा के दिए हैं, तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई कह रहे हैं, आपका टाइम ऑफ सप्लाई कहां पे आ जाएगा? नेक्स्ट पीरियड में आ जाएगा। वो भी आपका ऑप्शन है, आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है। तो ध्यान रखना, अगर मैंने कोई पैसे आपको एडवांस दिए 1,000 रुपए और मैंने कोई इनवॉइस के अगेंस्ट नहीं दिए, मैंने आपको एडवांस वैसे दे दिए, तो टाइम सप्लाई आपका इसी महीने आ जाएगा। बट अगर मैंने कोई इनवॉइस के अगेंस्ट आपको ज्यादा पैसे दे दिए हैं जिसकी एडजस्टमेंट नेक्स्ट मंथ में होनी है, तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई ऑप्शन है सप्लायर के पास कि वो नेक्स्ट मंथ में सप्लाई कर सकता है, नेक्स्ट बिलिंग में वो कर सकता है। तो ये एक्सप्लेनेशन सेम है, और ये एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं हम। पेमेंट एंटर इन द बुक्स और क्रेडिट अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। तो ये हमारा हो गया बेसिकली टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज ऑफ सर्विसेज। अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई फॉर रिवर्स चार्ज। उसके बाद ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन आप खुद निकालोगे। मैं आपको बड़ा तरीके से टेक्निक बताऊंगा कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इन केस ऑफ सप्लाईज विद रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेड और टू बी पेड फॉर रिवर्स चार्ज,
क्योंकि रिवर्स चार्ज के केस में सर्विस रिसीव होती है वो हमें दिखती नहीं है, तो गवर्नमेंट ने जहां पे लिखा हुआ था गुड्स वाले केस में गुड्स रिसीव, वो हम चेक करेंगे, वो यहाँ चेक नहीं करते। यहाँ पे सिंपल सिंपल वर्ड है, पेमेंट वर्ड पे फोकस किया हुआ है यहाँ पे, पेमेंट एंटर इन रेसिपेंट बुक्स और पेमेंट डेबिटेड इन रेसिपेंट बुक्स, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, रेसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो रेसिपेंट की बुक्स में एंट्री हो गई है पेमेंट की, और उसके बैंक से कट गए हैं, इन दोनों में से जो भी पहले है या फिर और, यहाँ पे गवर्नमेंट ने थोड़ा ज्यादा टाइम दिया है। गुड्स वाले केस में ये है 31st डे, ये गुड्स वाले केस में है। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो टाइम दिया है वो दिया है 61वें दिन, हमें टाइम दिया है कि 61वें दिन हम मान लेंगे सप्लायर के इनवॉइस से। सप्लायर कौन है यहाँ पे, जीटीए एडवोकेट, उसके इनवॉइस से 61वें दिन हम मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। तो इन तीनों में से जो भी पहले है हम मान लेंगे टाइम ऑफ, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स, डेट ऑफ डेबिट इन द बुक्स, और 61 डे विच एवर इज अर्लियर हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। बाकी जो केस है वाउचर का ये सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो बेसिकली हमें समझना है इसको, इसके केस में हमारा जो रिसिप्ट ऑफ गुड्स वाला केस है, रिसिप्ट ऑफ सर्विस वाला केस यहाँ पे नहीं है, ये गवर्नमेंट ने यहाँ पे नहीं लिखा, रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज ये यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे सिंपल पेमेंट फोकस किया हुआ है और 61वें दिन पे फोकस किया हुआ है। तो हम एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, क्वेश्चन से हमें क्लैरिटी हो जाएगी। क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। एग्जांपल है, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर पर्टिकुलर्स। तो कह रहा जी 6 मई को इन्होंने एक कन्वेंशन हॉल बुक किया और 15,000 रुपए एग्री हुआ, उसमें से 3,000 रुपए इन्होंने एडवांस दिए। तो यानी कि ये क्या हो गया हमारा, कन्वेंशन हॉल इस दिन बुक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है जी, बुक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो ये एडवांस रिसीव हो गया, ये एडवांस रिसीव की डेट हो गई 6। यहाँ पे क्या प्रोविजन है, एडवांस रिसीव को भी हम मानते हैं टाइम ऑफ सप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है जी। उसके बाद कहा जी इन्होंने 15 सितंबर को इनका फंक्शन हेल्ड हुआ, ठीक है जी, हेल्ड हुआ, इसका मतलब यहाँ पे सर्विस कंप्लीट हो गई है, क्योंकि जब कंप्लीट हो गई है उसके 30 दिन में हमें इनवॉइस करना होता है। तो मैं लगा लूंगा ऐसे 30 दिन क्या आएंगे, 15 अक्टूबर को मुझे इनवॉइस बनाना चाहिए था, बट मैंने इनवॉइस कब बनाया, मैंने इनवॉइस बनाया 27 को, 27 को मैंने, ये है ड्यू डेट, ये है एक्चुअल डेट। फिर कह रहा है जी बैलेंस जो पेमेंट है वो मेरी रिसीव हुई है 3 नवंबर। तो अब मैं कैसे निकालूंगा जी, मैं कह दूंगा 3,000 रुपए के लिए जो आपका एडवांस मिला है इसका टाइम ऑफ सप्लाई तो होगा 3 मई को, क्योंकि एडवांस वाले दिन हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेते हैं। तो ये क्लियर है जी, 3,000 रुपए का टीओएस होगा, टाइम ऑफ सप्लाई होगा 6 मई को, जब वो एडवांस रिसीव हुआ है उस दिन हम मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। ये तो क्लियर हो गया जी मेरा। अब बचा बैलेंस 12,000 रुपए के लिए, तो 12,000 रुपए के लिए मैं मानूंगा टाइम ऑफ सप्लाई एक्चुअल डेट, ड्यू डेट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अर्लियर क्या है जी मेरी, ये मेरी अर्लियर डेट है 30 दिन फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ सर्विस। तो 15 अक्टूबर होगी मेरी टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पज ऑफ 12,000 रुपए। देखते हैं जी क्या लिखा है इसमें, 15 अक्टूबर है, 15 सितंबर है, 15 सितंबर है तो इसका अक्टूबर ही आएगा। अच्छा एक बार और चेक करनी भूल गए हम कि यहाँ पे 15 सितंबर को बिल इशू होना चाहिए था और इसने बिल इशू करा है 27 अक्टूबर को, इसका मतलब ये बंदा लेट है। ओहो सर आपने भी गलती कर दी, गलती तो मेरे से भी हो जाती है, क्या हो गया, अगर मैं जरा सी लापरवाही कर दूंगा गलती हो जाएगी मेरे से, आपसे भी गलती हो जाएगी। तो यहाँ पे गलती कर दी मैंने 27 अक्टूबर को, ये गलती करके दिखाई गई आपको, गलती एग्जाम में मत करना। 27 अक्टूबर को मुझे बिल 27 अक्टूबर को करना चाहिए था, मुझे करना चाहिए था 15 अक्टूबर को, बट मैंने करा कब है मैंने 27 अक्टूबर को, मतलब मैंने
लेट कर दिया बिल इशू करने में, अब गवर्नमेंट आपसे चिढ़ जाएगी, गवर्नमेंट बोलेगी मेरी ड्यू डेट, अब मेरी ड्यू डेट रिवाइज हो गई, अब मेरी जो प्रोविजनिंग वाली डेट है उसी को मान लूंगा टाइम ऑफ सप्लाई। तो यानी कि जब मैंने सर्विस कंप्लीट करी है इसी को मैं टाइम ऑफ सप्लाई मान लूंगा, क्योंकि मैंने ड्यू डेट पे टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस का बिल इशू नहीं करा 30 दिन के अंदर, तो जिस दिन मैंने सर्विस दी है कंप्लीट करी है उस दिन और पेमेंट वाले दिन विच एवर इज अर्लियर मैं मान लूंगा टाइम ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे गलती क्या करी थी हमने, हमने बिल लेट इशू करा है और डेट ऑफ प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस यानी कि डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस को हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लें। तो ये ध्यान रखना, आपको सर्विस वाले केस में बड़ा सतर्क रहना है। गलती होएगी यहाँ पे आपसे, आपको देखना है बिल टाइम पे इशू हुआ है कि नहीं हुआ। इशू हुआ है तो डेट ऑफ इशू और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, अगर इशू नहीं हुआ है तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। चलो जी, ये कुछ एग्जांपल है एंट्री इन द बुक्स के। एक इन्वेस्टिगेशन हुई और इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि 4 अप्रैल को पेमेंट हुई है, किसी कंपनी को पेमेंट हुई है 4 अप्रैल को, और जो कंपनी है सप्लायर की बुक्स में कोई एंट्री नहीं है, तो हमने कहा जी हम रेसिपेंट की एंट्री को मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। हमने कहा सप्लायर की बुक्स में एंट्री है नहीं, रेसिपेंट की बुक्स में एंट्री मिल गई हमें, हम उसकी एंट्री को मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। सिंपल है जी। ये एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल हमारा गुड्स में चलेगा नहीं, कि गुड्स के अंदर हमारा एडवांस का कंसेप्ट नहीं है, हमारा ये चलेगा सर्विस वाले केस में। एग्जांपल है, टेलीफोन कंपनी ने 5,000 रुपए रिसीव करे अगेंस्ट 4800 रुपए, मतलब 200 रुपए इसने एडवांस मिल गए हैं इसको। बिल आया था 4800 रुपए का और आ गए हैं 5,000 रुपए, तो 200 रुपए एडजस्ट हो सकते हैं नेक्स्ट इनवॉइस में। ये बात लिखी हुई है हमारे प्रोवाइजो में कि हम 1,000 रुपए तक का एडवांस जो कि इनवॉइस के अगेंस्ट आया है उसको हम नेक्स्ट बिलिंग में एडजस्ट कर सकते हैं। चलो जी, ये आ गया हमारा क्वेश्चन रिवर्स चार्ज का, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसा है अभी, रिवर्स का क्वेश्चन क्या है देखते हैं एक बार। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द गिवन इंफॉर्मेशन। 4 मई को हमने सप्लायर ने एक बिल इशू करा है, तो इसका 61वां दिन निकालना है हमारे को। कैसे निकालेंगे जी, 31 का महीना है, मई का महीना है, तो मई का महीना होता है 31 का, 31 माइनस 4 कितने डे हो गए यहाँ पे, यहाँ हो गए 27 दिन। ये हो गया आपके मई के महीने में। फिर उसके बाद जून के महीने में कितने होंगे आपके, जून का महीना होता है 30 का, तो ये हो गया आपके 30 डे यहाँ पे जून में। तो 27 प्लस 30 कितने हो गए जी आपके, ये हो गए आपके 57। आपको 57 और आपको 61 दिन लेने हैं, तो आप कैसे लोगे, 3 दिन आपके और बचे हैं, तो 3 दिन आपने यहाँ ले लिए जुलाई में, तो ये आपके हो गए 61 डे, 60 डे आपके पूरे हो गए ऐसे। तो मई के महीने में 27 दिन, जून के महीने में 30 दिन और 3 दिन हो गए जुलाई के महीने में, यानी कि 4 जुलाई को आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ सकता है, क्योंकि 61st डे 61वें दिन पे आपका ये आपका यहाँ पे खत्म हो रहा है 4 जुलाई। ये मैंने थोड़ी सी वर्किंग कर ली कि मेरा मई से 61वां दिन कब पड़ रहा है, मैंने ये वर्किंग कर ली। उसके बाद पेमेंट हुई है 21 अगस्त को, तो इन दोनों में से जो भी अर्लियर है, अर्लियर क्या है जी 4 जुलाई है, तो मेरा आंसर आ गया 4 जुलाई। चलो वाह, तो मजा आ गया। पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, उसके बाद आंसर हमारा बिल्कुल सेम है। 4 जुलाई कैसे आया जी मेरा, इस डेट से 61वें दिन में मैंने निकाल लिया और ये मैंने कैलकुलेशन करके देख लिया, ये 4 जुलाई को होना चाहिए था मेरा बिल इशू। मतलब रिवर्स चार्ज के केस में 61वें दिन हम मान लेते हैं टाइम ऑफ सप्लाई और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, मेरा आंसर आ गया। एक बात इंपॉर्टेंट रह गई आपसे बतानी मेरे को, मैं बता देता हूं मैं आपको। एक थोड़ी बात इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे एक्स्ट्रा दी हुई है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। मैंने कहा जी मैं एक इंपोर्ट कर रहा हूं, पर इंपोर्ट भी रिवर्स चार्ज में आती है, आपके कोर्स का पार्ट नहीं, क्योंकि आईजीएसटी के डेफिनेशन में आती है। तो इंपोर्ट वाले केस में अगर रिवर्स चार्ज लगता है
उस केस में अगर मैंने कोई बाहर से सर्विस ली है, इंडिया के बाहर से, तो मुझे रिवर्स चार्ज देना पड़ता है। गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, और इसका मतलब होता है जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल है आपके ऊपर, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल है आपके ऊपर। एग्जाम्पल है आपका साला, आपके साले का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल आपके ऊपर होता है। इस तरह से एसोसिएटेड एंटरप्राइज जो होती है वो आपकी क्या होती है, एक तरह से काइंड ऑफ कंट्रोल एंटरप्राइज होती है। अगर हम उससे कोई इंपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने बोला हम इनवॉइस वाली डेट को इग्नोर कर देंगे, हम पेमेंट वाली पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, हम देखेंगे डेट ऑफ एंट्री इन रेसिपिएंट बुक्स और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। बात गौर करना, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, एग्जाम में लिखा होगा, तो आप देखना डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट और पेमेंट। हमने यहाँ पे क्या इग्नोर कर दिया, हमने यहाँ पे क्या इग्नोर करा जी, हमने यहाँ पे ये वाला पॉइंट इग्नोर कर दिया। क्यों इग्नोर कर दिया, क्योंकि जो हमारा सप्लायर है वो फिरंगी है, और फिरंगी हमें इनवॉइस देगा डॉलर के अंदर। अब मान लो मैंने कोई इनवॉइस मंगाया बाहर से, मैंने कोई सामान सर्विस इंपोर्ट करी, तो मेरा जो सप्लायर है वो बाहर रहता है, इंडिया के बाहर, तो मुझे वो जो इनवॉइस देगा वो कहाँ देगा, डॉलर में देगा, और मुझे अपनी लैंग्वेज में देगा, और उसका जो इनवॉइस है मेरे पास पता नहीं कब आएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला फिरंगी का इनवॉइस की डेट इग्नोर कर दो, हमें उसकी डेट चेक नहीं करनी, हमें चेक करनी है सिर्फ पेमेंट और एंट्री वाली डेट। तो ध्यान रखना, फिरंगी वाले केस में अगर इंपोर्ट कर रहे हो तो ये वाला प्रोविजन, सप्लायर का इनवॉइस का 61वां दिन हम नहीं चेक करते, ध्यान रखना, क्योंकि फिरंगी है, और फिरंगी भी कौन से वाला, एसोसिएटेड पर्सन है, तभी हम उसको यहाँ पे नहीं लेते हैं। हम यहाँ पे चेक करते हैं ओनली एंट्री और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। याद रहेगा लॉजिक, फिरंगी का हम इनवॉइस के 61वां दिन नहीं लेते हैं अगर वो एसोसिएटेड पर्सन है तो। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये हमारे सारे कंसेप्ट हो गए हैं। इसके अंदर पेमेंट वाउचर, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, क्या एग्जांपल है इसका। एग्जांपल है, एक जर्मन कंपनी है, जर्मन कंपनी ने इशू किया है, जो कि एक एसोसिएटेड कंपनी है, इन्होंने 4 मई को एक इनवॉइस इशू कर दिया है। तो अब इसके इनवॉइस की कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि हमने कहा जी इसके इनवॉइस बनते हैं डॉलर में, और इसके इनवॉइस आते हैं देश के बाहर से, इसके इनवॉइस की कोई वैल्यू नहीं है, इसके इनवॉइस को मैं टीओएस निकालने के लिए कंसीडर नहीं करूंगा। और पेमेंट ट्रांसफर हो गई है 2 जुलाई को, तो मैं कहूंगा मेरी जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो 2 जुलाई होगी, मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा, इस फिरंगी के इनवॉइस को कंसीडर नहीं करूंगा। बस सिंपल सा लॉजिक ये है। तो ये हो गया मेरा टाइम ऑफ सप्लाई। अब हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, लेट्स डिस्कस क्वेश्चंस। चलो जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। मैं क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन आपको सिखाऊंगा अलग वीडियो में, जब करेंगे आईसीआई के क्वेश्चन। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन की क्लैरिटी, मतलब कंसेप्चुअली हम क्लियर हुए कि नहीं, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन है जी, आपको टाइम सप्लाई निकालना है इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। और क्या है जी, ये गुड्स वाला केस है, सर्विस वाला केस है, ये हमने बताया ये गुड्स वाला केस है। तो हमें बताना है टाइम ऑफ सप्लाई। तो हम क्या कहते हैं जी गुड्स वाले केस में, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, पेमेंट और सप्लायर का इनवॉइस, इसका निकालना पड़ेगा हमारे को 31वां डे। ये कैसे निकालेंगे जी, जून का महीना है तो जून का महीने का 1 दिन हो गया, जुलाई के महीने का हो गया आपके 29 दिन, और फिर 1 तारीख को आएगा हमारा 30 जून को आएगा हमारा, नहीं सॉरी 1 जून को आएगा हमारा, ये हो गया आपका जून का महीना, जून के महीने में 1 दिन हो गया आपका, और ये हो गया आपका जुलाई का महीना 29 दिन, और फिर आपका होता है ये होने के बाद आपका 30 जुलाई को आपका होगा 30 दिन पूरे हो जाएंगे, तो यानी कि 31 जुलाई होगा हमारा
31 जुलाई होगा हमारा, यहाँ पे 31 जुलाई होगा हमारा 31st डे। 31st डे निकालने के लिए क्या करा हमने, जून से जुलाई तक देखा कि 31वां डे कब पड़ रहा है, 31वां डे पड़ रहा है हमारा, कि कैसे पड़ रहा है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ सिंपल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में जो गड़बड़ होगी ना हमारी, वो इन्हीं चीजों में होगी। वैसे कंसेप्चुअली कोई दिक्कत नहीं है चैप्टर में, दिक्कत है मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स में दिक्कत हो जाती है। जुलाई, जून का महीना लेते हैं, जून का महीना हमारा है, किसका महीना है, 30 माइनस 29, क्योंकि ये डेट है 30 माइनस 29, ये हो गया हमारे एक डे हमारा है कंज्यूम। फिर जुलाई के महीने में हमने कहा जी हमारे को 29 डे कंप्लीट करने हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे टोटल हो जाएंगे 30। तो इसका मतलब 30 जुलाई को, सॉरी गलत हो गया, 30 जुलाई को हमारा 31st डे हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख लूंगा, वर्किंग नोट बना लूंगा, 30 जुलाई इज माई 31st डे। अब इन दोनों में ज्यादा कौन सा है, इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, तो मेरा ये अर्लियर हो गया, ये मेरा आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट में 1 जुलाई, 25 जून, और यहाँ पे फिर आंसर सेम रहेगा 30 जुलाई। विच एवर इज अर्लियर क्या है, ये अर्लियर है, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो इस केस में ये आंसर हो गया, इस केस में ये मेरा टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। सिंपल सिंपल है, आपको वर्किंग करके सिखाऊंगा मैं आपको बता रहा हूँ आपको सोचना कैसे है। फिर उसके बाद क्या है जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में 1 जुलाई को गुड्स रिसीव हुए हैं, कुछ पेमेंट हुई है जून में, कुछ पेमेंट हुई है जुलाई में, और ये मेरी हुई है जून के अंदर और सप्लायर का इनिशियल। यहाँ पे तो डेट मेरी हो जाएगी 30 जुलाई, 30 जुलाई डेट आएगी मेरी। तो अब मैं देखूंगा जून वाले जो पेमेंट हुई है मेरी, उसके अंदर जुलाई और जून को कंपेयर करूंगा, तो ये आएगा मेरा पार्ट पेमेंट के लिए आएगा मेरा जून 30 आएगा टाइम ऑफ सप्लाई, और बैलेंस पार्ट पेमेंट के लिए मेरा क्या आएगा 1 जुलाई आएगा, क्योंकि बैलेंस पार्ट पेमेंट के लिए ये पहले है, ये और ये और ये इज अर्लियर, तो वो है 1 जुलाई। देखते हैं जी आंसर कैसे किया हुआ है। ये आंसर करने का तरीका रहेगा आपका, ये रहेगा आपका डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, ये रहेगा डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, और ये रहेगा आपका सप्लायर इनवॉइस। इससे मुझे निकालना है 31st डे निकालना है मेरे को, ये मैंने निकाल लिया यहाँ पे। इनमें से जो भी पहले है, सॉरी, इनमें से जो भी पहले है वो है ये मेरा आंसर। इसमें से और इसमें से जो भी पहले है वो क्या पहले है, ये पहले है, ये मेरा आंसर है। उसके बाद इसमें से और इसमें जो पहले है, तो ये पहले है, ये आएगा, और इसमें से और इसमें से जो पहले है, तो मेरा क्या पहले है, ये पहले है, और मेरा ये आंसर आएगा। तो बेसिकली आपको वर्किंग सही करनी है, बाकी चैप्टर में कुछ भी नहीं है, चैप्टर के अंदर समझने वाला कोई खास बात नहीं है, फॉर्मूले सारे सेम है, आपको मैथमेटिक्स यूज करते हुए सही ध्यान से आंसर करना है। नेक्स्ट है जी मेरा 5 जुलाई को मेरी कुछ रिसीव हुआ है, पार्ट पेमेंट हुई है 28 जून को, और ये आया है मेरा 31st डे, तो मैंने निकाला इससे। तो इन दोनों में से, इन तीनों में जो भी पहले क्या है, ये पहले है, तो ये मेरा आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको आंसर देना है, इसमें कोई इशू नहीं है। बेसिकली ये सिंपल आंसर है, सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पे यूज हो रही है, इसमें कोई कंसेप्चुअल चीज नहीं है। तो जो भी सर कोई कंसेप्चुअल वैरायटी दे मेरे को, तो ये सिंपल कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक का यूज हो रहा है। अब मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन बताता हूँ, जो अच्छे क्वेश्चन है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो लेट डिस्कस सम गुड क्वेश्चंस जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है समझने। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बाकी क्वेश्चन ट्राई करोगे आपको समझ में आ जाएगा। A order is placed on Ram and Company on 18th of August। 18 of अगस्त को ऑर्डर मिला है, और ये ऑर्डर किसके लिए है,
शूज के लिए है, मतलब ये गुड्स के लिए ऑर्डर मिला है। गुड्स के लिए ऑर्डर मिलता है तो ऑर्डर से हमें कोई मतलब नहीं है, हम इसको इग्नोर कर देंगे। कह रहा जी उसके बाद ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया है और हमने इनवॉइस बना दिया है। इनवॉइस बना दिया है हमने, मतलब ऑर्डर रेडी भी हो गया है और हमने इनवॉइस बना दिया है। 2 दिसंबर को हमने इनवॉइस बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, इनवॉइस बना दिया, अच्छी बात है। और जो ये कस्टमर ने कलेक्ट किया है वो 7 दिसंबर को किया है। इसका मतलब इनवॉइस बनना चाहिए था 7 दिसंबर को ऑन रिमूवल, ऑन रिमूवल बनना चाहिए था, बट आपने पहले बना दिया तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने कब मना किया आपको? हमने कहा जी इनवॉइस डेट और ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर। ड्यू डेट क्या है? इनवॉइस बनना चाहिए था 7 दिसंबर को, क्योंकि आपको पता होगा बिफोर बनाने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं हमारे को। तो हमने इनवॉइस बनाना चाहिए 7 तारीख को, हमने बना दिया। तो हमने बना दिया 2 दिसंबर को इनवॉइस बना दिया। तो हम बोलेंगे 2 दिसंबर और 7 दिसंबर विच एवर इज अर्लियर। फिर कह रहा है पेमेंट हुई है 8 को, तो पेमेंट हुई है 8 को, तो विच एवर इज अर्लियर क्या आ रहा है? 2 दिसंबर हमारा विच एवर इज अर्लियर आ रहा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था जी ये, बट थोड़ा टेक्निकल था। ध्यान रखना इसमें लास्ट डेट क्या है? कह रहा है 7 दिसंबर को हमारा गुड्स रिसीव हुआ है, बट हम पेमेंट को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे 2 दिसंबर को। जिस दिन इनवॉइस बना है उस दिन मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। तो इट इज अ गुड क्वेश्चन, जहां पे आपको ध्यान रखना है अगर इनवॉइस हमने पहले बना दिया है तो पहले बना दिया है तो पहले भी टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। उसके बाद ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सिंपल क्वेश्चन है, वाउचर हमें मिला है और वाउचर हमें मिला है, हमें ये नहीं पता कि क्या खरीदना है, तो हम क्या मानेंगे? जिस दिन वाउचर रिडीम होगा उस दिन हम मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी गुड क्वेश्चन। अ फर्म ऑफ लॉयर इशू इनवॉइस, यानी कि क्या है ये आपके लॉयर जो है ये सर्विस दे रहे हैं और सर्विस दे रहे हैं ये, और ये कह रहा है ये आरसीएम में लिस्ट है। सर अगर ये नोट हमें ना भी देता ना तो हमें वैसे भी याद था, BSP MLA गॉड, हमें याद है ये शॉर्ट फॉर्म, हमने पढ़ी थी अपने चैप्टर आरसीएम में कि ये सारे होते हैं आरसीएम की लिस्ट है। 20 लिस्ट बनाई थी हमने, सिखाई थी। तो यहाँ पे लीगल सर्विस आ रहा है, ये लीगल सर्विस आरसीएम में आती है। इसका मतलब ये आरसीएम वाला केस हमारे से पूछ रहे हैं। कई बार एग्जामिनर आपसे चालाकी करेगा, वो आपको बताएगा भी नहीं ये सर्विस आरसीएम में, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ये सर्विस आरसीएम में है कि नहीं है। अगर आरसीएम में है तो आरसीएम को प्रोविजन लगेगा। तो इनवॉइस इशू करा है हमने 17 फरवरी को, तो हम इसका निकालते हैं 61वां दिन निकालते हैं इसका। हम कैसे निकालेंगे जी? कैसे निकालेंगे इसके थोड़ा? यहाँ निकालते हैं इसका। हमने कहा जी फैब का महीना है, फैब का महीना होता है 28 का, तो 28 माइनस 17 यानी कि फैब के अंदर 11 दिन कंज्यूम हो गए हैं। उसके बाद मार्च में महीना होता है 31 का महीना होता है, तो 31 दिन कंज्यूम हो गए हैं। और उसके बाद क्या कर लेंगे? 31 प्लस 11 ये हो गया आपका 42 दिन कंज्यूम हो गए हैं। हमारे को करने हैं 60 दिन कंज्यूम, तो 60 दिन कंज्यूम होने के लिए चाहिए हमारे को 18 दिन और चाहिए। तो 18 दिन हमारे हो जाएंगे यहाँ पे, तो फेब मार्च मई, तो यानी कि 19 मई को मैंने ऐसा निकाला, 19 मई को मेरा 61वां दिन पूरा हो जाएगा। ये मैंने निकाल लिया, 61st डे मैंने निकाल लिया, 19 मई आया है, ये मैंने निकाल लिया अपनी कैलकुलेशन से। उसके बाद मैंने कहा जी नेग्लिजेंस हुई है इनकी, ये हुआ है वो हुआ है, और इनकी पेमेंट आई है। ये सारी कहानी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ये पेमेंट इनकी एक्चुअली में रिसीव हुई है 3 नवंबर को। ये कहानी आपको बेकार में सुना रहा है एग्जामिनर, इसको इग्नोर कर दो। आपकी पेमेंट हुई है 3 नवंबर को। तो हम कंपेयर करेंगे 19 मई और 3 नवंबर, विच एवर इज अर्लियर। हमारा अर्लियर क्या है? 19 मई हमारा अर्लियर है, तो ये हमारा आंसर हमने देखा। अब चेक करते हैं इसको अपने आंसर से।
हमने कहा जी 19 अप्रैल कहां से आ गया सर? ये कर रहे हो आप? हमने कहा जी ये फेब है, सॉरी ये फेब है, ये मार्च है, ये मई है, सॉरी यहाँ पे जो लिखा अप्रैल, गलती कर दी, यहाँ पे देना मेरे को अप्रैल। ये छोटी मोटी जो गलतियां कर रहा हूँ सर मैं, ये गलतियां होंगी आपसे, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ डेट के ऊपर घूम रहा है। चैप्टर में कुछ भी नहीं है, कंसेप्चुअली कुछ भी नहीं है, पर डेट लिखने में, डे लिखने में, मंथ लिखने में आप गलती करोगे, ये गलतियां होंगी। ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ गलतियां, गलती क्यों हो रही है मेरे से। मुझे निकालना है इस डेट से 31st डे, तो मेरा वो आएगा, कितना आया था मेरा? 19 अप्रैल। तो 19 अप्रैल और 3 नवंबर, विच एवर इज अर्लियर, ये मेरा आंसर होगा। सर गलतियां बड़ी कर रहे हो आप, तो गलतियां तो आप भी करोगे जब प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने के बाद गलती नहीं होनी चाहिए, ये मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये मेरा आंसर हो गया जी। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 भी चेक कर लेते हैं एक बार। अब मॉडर्न सिक्योरिटी, सर सिक्योरिटी सर्विस तो आई थिंक आरसीएम में आती है, याद आ रहा है मेरे को, सिक्योरिटी सर्विस आती है, बड़ी सिक्योरिटी सर्विस है कि पहले चेक करूं ना। सर्विसेज ऑफ टेस्टिंग, यानी कि टेस्टिंग सर्विस हमारी आरसीएम में नहीं आती, बच गए, बाय गॉड बच गए। उसके बाद इन वन ऑफ द केस इट टेस्टेड अ बैच ऑन 5th और 4th और 5th को इन्होंने बैच टेस्ट किया और इन्होंने इनवॉइस नहीं। ये बात हुई वाली है कि ये बंदा आया 4 तारीख को, इसने मशीन चेक करी, फिर वापस चला गया, फिर 5 तारीख को दोबारा आया, मशीन को पूरा करा, टेस्ट पूरा करा, सर्विस कंप्लीट हो गई। तो हमारी सर्विस कंप्लीट कब हुई है? सर्विस कंप्लीट हुई है हमारी 5 सितंबर को, हमारी सर्विस कंप्लीट हो। सर कोई दिक्कत नहीं है जी, हमारे को बिल इशू करना है 30 दिन के अंदर। हमने बिल इशू 30 दिन के अंदर नहीं करा, हमने बिल इशू करना था 5 अक्टूबर तक, हमें बिल इशू करना था, जबकि हमने बिल इशू करा है 19 नवंबर को। इसका मतलब आपने पाप कर दिया है बहुत बड़ा, आपने हमारी बात नहीं मानी, हम आप छिड़ जाएंगे, गिलस जाएंगे और क्या क्या हो जाएंगे पता नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब इस डेट को मान लेंगे, इस डेट को मान लेंगे, टाइम ऑफ। तो आंसर इज डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। 5 सितंबर मेरा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाए, क्योंकि मैंने टाइम पे बिल इशू नहीं करा। ध्यान रखना, सर्विस कंप्लीट से हमें देखना है 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू हो जाएगा, तो ही हम लेंगे डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इशू। अदरवाइज अगर लेट हो गया तो हम लेंगे डेट ऑफ प्रोविजन और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देख लो, दैट इज योर आंसर। 5th of September is your answer। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है जी। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है? मिस्टर प्रणव एसोसिएट्स पार्टनरशिप फर्म है, रिकवरी एजेंट है ये। इसका मतलब ये जो है आरसीएम में आती है, हमें याद है रिकवरी की सर्विस आरसीएम में आती है, तो ये क्वेश्चन आरसीएम का हो गया। इन्होंने एक सर्विस दी है और 15 जनवरी को इन्होंने एक इनवॉइस रेज कर दिया है। ये इनवॉइस रेज किसने करा है? सप्लायर ने रेज करा है, यानी कि प्रणव एसोसिएट ने रेज करा है। उसके बाद इनवॉइस 15 जनवरी को इनका इनवॉइस इशू हो गया, किसका? सप्लायर का इनवॉइस इशू हो गया है, और सेम हैज बीन इशूड ऑन 7th of February। ये कह रहे हैं जी प्रणव एसोसिएट पार्टनरशिप फर्म है, जिन्होंने एक रजिस्टर्ड सप्लायर को एक सर्विस दी है, 15 जनवरी को एक सर्विस दी है, इस तारीख को सर्विस दी है, जिसका इनवॉइस बनाया है इन्होंने 7 फरवरी को, और पेमेंट हुई है 18 अप्रैल को, और बैंक में क्रेडिट हुई है 20 अप्रैल को। तो बताओ इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? एग्जामिनर ने क्वेश्चन को बड़ा क्लेवरली पूछा है। इसने ये पूछा है कि पर्सन जीएसटी कौन देगा, तो आप लिखोगे जीएसटी देगा रेसिपेंट, क्योंकि ये आरसीएम में आता है। मतलब एग्जामिनर ने आपके दोनों कंसेप्ट को पूछ लिया है, आरसीएम वाली को भी और टाइम ऑफ सप्लाई वाली को भी। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल
अगर आपके 20 लिस्ट में से कोई सर्विस आ रही है, वो आरसीएम में आ रही है, तो आपको दोनों आंसर देने पड़ेंगे कि ये आरसीएम में आ रही है, रेसिपिएंट टैक्स देगा। पहली बात तो ये हो गई। अब व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई? हमें देखना है सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया है 7 फरवरी को, तो 7 फरवरी से 61st डे निकालेंगे तो आएगा 9 अप्रैल। क्या आप कैलकुलेट कर लेना, 9 अप्रैल आएगा, तो 9 अप्रैल और 18 अप्रैल और 20 अप्रैल, विच एवर इज अर्लियर, ये होगा मेरा टाइम ऑफ। तो इस तरह से एग्जामिनर ने रिवर्स चार्ज को भी यूज कर लिया है और उसका टाइम सप्लाई को भी यूज कर लिया एक क्वेश्चन में। तो यहां तक रखते हैं दोस्तों। इस चैप्टर के बाद हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर आईसी आएंगे, तो हम आपको थोड़ा दिखाएंगे हाउ टू प्रेजेंट योर क्वेश्चन। बाकी इस चैप्टर में कंसेप्चुअली कोई खास बात नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया, वो कंसेप्चुअल क्लियर है आपको, बट थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में मंथ्स में डेट निकालने में गलती हम कर देते हैं, जो मैंने भी करके दिखाई आपको। तो गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी, प्रैक्टिस करोगे ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।